हाँ जी, चलिए आरंभ करते हैं प्रचंड अपना। ठीक, कहाँ पे चल रहे थे हम लोग? पूरा का पूरा रिवीजन होगा आज, जो भी क्लासेस हम लोग ने खत्म कर लिए हैं। ठीक है, और ये रिवीजन कहाँ से कहाँ तक का है? इस रिवीजन को हम लोग करेंगे बेसिकली कौन से टॉपिक से बताओ? यूरोपियो से लेकर कहाँ तक? लॉर्ड कॉर्नवालिस तक। ठीक है, अगर मैं डेट पे जाऊं तो डेट बताओ, 1498 से लेकर कहाँ तक? हाँ, 1793। ठीक है, ये पूरा का पूरा कालखंड है जो आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का मेगा क्लास होने वाला है जिसके अंदर इन तमाम प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन होगा। अब देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पहले आप लोग को बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ये एक चैप्टर की तरह पढ़ेंगे हम लोग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जितना भी पुराना मैंने बता दिया था आपको, वो माइंड में नो डाउट होगा आपके। तो ये उम्मीद मत करना कि मैं हर टॉपिक में बहुत डिटेल में जाऊंगा। अगर हर टॉपिक में बहुत डिटेल में जाऊंगा तो उस समय 10 क्लास लगे थे करने में। 10 क्लास का मतलब कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास लगे थे, वही 12-14 घंटे लग जाएंगे, है ना? तो इतनी एनर्जी मेरे में भी नहीं 12-14 घंटे यहाँ खड़े होकर क्लास लूँ, इतना आप लोग भी नहीं बैठ पाओगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ, 6-7 घंटे क्लास होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लेते। इसको खत्म करना है 3 घंटे के अंदर, विद इन 3 आवर्स। ठीक है, और 3 आवर्स के अंदर जब खत्म करेंगे तो आप लोग की भी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चाहिए होगी कि आप लोग चीज़ों को बहुत तेज़ी से कैप्चर भी करेंगे और साथ ही साथ में जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं उसको मेमोराइज भी करेंगे। ठीक, कहानी सिर्फ और सिर्फ नोट्स के बेसिस पे ही बताऊंगा मैं, क्योंकि ये प्रॉपर वो नोट्स हैं जो मैंने क्लास में बनवाए हैं, एग्जैक्ट एक एक वर्ड वही लिखा हुआ है इसके अंदर। इसलिए इसको इस तरीके से मैं प्रिपेयर ही करके लाया हूँ जिससे आप तक वो सारी बातें पहुंच सकें। ये तो थीम्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, मतलब क्या क्या विषय आपको इसके अंदर पढ़ने, क्या क्या थीम्स या टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो तमाम टॉपिक्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो ये तो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन है इसका कि क्या क्या सिलेबस का पार्ट है। असली कहानी शुरू होती है यहीं से। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया एंड देयर स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। ठीक, भारत के अंदर यूरोपियों का आगमन और उसके लेके संघर्ष क्या किया उन्होंने, उस संघर्ष की यहाँ पे पूरी की पूरी गाथा है जिसकी हम लोग बात करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहानी ये है हमारी कि हम लोग बात कर रहे थे कि भारत के अंदर यूरोपियों का आगमन हुआ, और भारत के अंदर जब यूरोपियों का आगमन हुआ तो कालक्रम यही था, याद होगा आप लोग को, पीडीडीएफ। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए और फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, सबके आने का कालक्रम क्या है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी। उस आने के कालक्रम को अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए एक बार, पुर्तगीज कब आए थे? कैलीकट में आए पहली बार 1498 के अंदर, वास्को ड गामा, बहुत अच्छे से याद है हमें। कभी कभी रूलर पूछ लेता है भारत के अंदर उस समय रूल कौन कर रहा था, तो ये ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? सिकंदर लोदी। मतलब यहाँ पे शासन उस समय कौन कर रहा था? सिकंदर लोदी यहाँ पे शासन कर रहा था। ठीक है, सिकंदर लोदी का यहाँ पे शासन था उस समय। ठीक, उसके बाद देखो, डच आए भारत के अंदर, और डच कहाँ पहुंचे थे? सूरत पहुंचे थे 1602 में। मैंने बोला था ना 1600 के अंदर खुल गई थी सारी बाउंड्रीज, समुद्री व्यापार अब किसके हाथों में? पुर्तगालियों के हाथों में आ गया था, अरेबियंस के हाथ से चला गया था। मतलब जो भी यहाँ पे उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन एम्पायर था उसका कंट्रोल छूट चुका था समुद्र के ऊपर से, अब ये पुर्तगालियों के हाथ में था। तो ये वाला रूट खुल गया था, सीधे समुद्र वाला आने जाने वाला। अब इतना लंबा रूट लेके नहीं आना पड़ता था किसी को। ठीक है, तो ये कौन शासक था इस समय? अकबर। अकबर के शासनकाल के दौरान ये लोग आए थे। उसके बाद देखेंगे अंग्रेजी, इंग्लिश, इन्हीं की हुकूमत रही आगे चल के भी, है ना? तो काफी समय तक ये लोग भारत के अंदर रूल करते हैं। कहाँ पे थे? सूरत के अंदर अगेन फिर पहली फैक्ट्री 1613 स्थायी फैक्ट्री खोली है यहाँ पे, 1613। अब कंफ्यूजन होंगे आपको यहाँ पे कि हमने तो सर कुछ और पढ़ा है। अब मैं वो भी बता देता हूँ, 1608 पढ़ा है, 1611 पढ़ा है, और फिर 1613। 1608 में मैंने बोला था इन्होंने अपना एक ऑफिस खोला था, कहाँ पे? सूरत के अंदर ऑफिस। ठीक है, मतलब वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अस्थायी तौर पे एक ऐसा ऑफिस है जहां पे ये लोग सिर्फ बैठ के अपना राजकाज का जो भी व्यापार है उसको चलाने के लिए वहां पे कलेक्ट होते थे। सिर्फ एक ऑफिस था। ठीक है, जैसे मीमांसा का एक ऑफिस है, ऑफिस खुला हुआ है और बाकी सब बंद है, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ ऑफिस चल रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑफिस खोला था इन्होंने यहाँ पे। आगे चल के इन्होंने क्या करा, 1611 के अंदर ये लोग कहाँ पहुंचे? मसूलीपट्टनम।
मसूलीपट्टनम में जब पहुंचे तो ये कहानी थी 1611 की, और ये पहली फैक्ट्री यहाँ पे खुली। पहली पूछे आपसे पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी, तो मसूलीपट्टनम के अंदर इन्होंने खोली थी, लेकिन वो अस्थायी थी। कैसी थी? अस्थायी, टेम्परेरी इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं। तो अस्थायी तौर पे इन्होंने फैक्ट्री खोली, और परमानेंट फैक्ट्री इनकी कहाँ खुली अब? सूरत में 1613। वही जो ऑफिस उन्होंने 1608 में बना के रखा था, उसको पूरा क्या कर दिया? फैक्ट्री। कब? 1613 में। तीन तरह के क्वेश्चन बनेंगे, 1608 भी बनेगा, 11 भी बनेगा, 13 भी बनेगा। डिफरेंस क्या क्या है? 1608 में एक ऑफिस खोला है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, और 1611 में अस्थायी फैक्ट्री खोली है, और 1613 में स्थायी फैक्ट्री खोली है। जगहें पहले में सूरत, दूसरे में मसूलीपट्टनम, और तीसरे में भी सूरत है। ठीक, उसके बाद में डेन्स पे आ जाओ। डेन्स थे, डेनमार्क के लोग हैं ये। सूरत के अंदर आए कब? 1616 के अंदर। 1616 में कौन था? जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल भी यहाँ पे लिख दिया गया है। आप लोग जहांगीर याद रखो बस, कि 1616 में डेन्स आए भारत के अंदर। अगेन ये लोग भी कहाँ पहली फैक्ट्री लेके आए थे? सूरत के अंदर लेके आए थे। ठीक है, मैंने बोला ना गुजरात पोर्ट था। सारे लोग सूरत में क्यों आ रहे हैं, इसका कोई आंसर दे दो। सब दिख रहा हो ना, सूरत 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 सूरत, एक कैलिकेट है बस। बंदरगाह था, चलो ठीक है, बंदरगाह तो सूरत के अलावा और भी जगहों पे है, वहां भी आ सकते हैं। हाँ, आसानी होती थी आने में। अगर हम बात करें, ये है सूरत, गुजरात का रीजन, और ये क्या है? सी रूट है। सी रूट से सीधा कहाँ उतरोगे? सूरत उतरोगे। इसलिए सारे के सारे लोग कहाँ उतर रहे हैं? सूरत उतर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है सूरत में आने का। ठीक है, फ्रांसीसी आए सबसे अंत में सूरत, और ये 1668 के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, 1664 कहीं देखा होगा किसी ने? देखा है कहीं? लिखा देखा 1664? 1662 देखा किसी ने लिखा हुआ कहीं? कहीं कहीं दिखा होगा, 1664 भी दिखा होगा, 1662 भी दिखा होगा। एग्जैक्ट डेट फैक्ट्री खोलने की 1668 ही है, औरंगजेब का कार्यकाल था। ये सब फैक्ट्री खोलने का, जब जब फैक्ट्रीज लगती चली, वो आने का क्रम है ये, सॉरी आने का क्रम है ये। फैक्ट्रीज जब लगेंगी, और फैक्ट्रीज जब लगेंगी, बेसिक ये समझो, एक है आने का क्रम, और कुछ लोग आते ही फैक्ट्री भी खोल लेते हैं अपनी, वो क्रम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पुर्तगाली 1498 में आए, इनकी फैक्ट्री पहली कब लगी थी? 1500 में। ठीक है, पहली फैक्ट्री कब लगी थी? 1500 में लगी थी। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पॉपुलर क्वेश्चन इनका क्या है? 1498 है, इसलिए 1498 में याद रखना होता है। तो जहां जिस चीज की जरूरत थी, मैंने सिर्फ वही चीजें बताई हैं। डच 1602 में आए, और आते ही इन्होंने फैक्ट्री लगा ली यहाँ पे। अंग्रेज 1608 में आए, लेकिन परमानेंट फैक्ट्री कब लगाई? 1613 के अंदर आई। डेन्स 1616 में आए, और 1616 में ही अपनी फैक्ट्री लगवा ली। अब फ्रांसीसी 1664 के अंदर भारत के तट पे आते हैं। कब? 64 में। लेकिन फैक्ट्री कब खोलते हैं? 62 में खोलते हैं। इसलिए आपने 1664 कहीं कहीं लिखा देखा होगा। ठीक है, 62 के अंदर भारत के अंदर स्ट्रगल चल रहा था, जिसको फ्रांसीसी आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर से उसको लीड कर रहे थे। इंडिया में नहीं व्यापार करने आए थे। कहां से कर रहे थे? बाहर से। इसलिए 1662 कहीं कहीं आप लोगों ने लिखा देख लिया होगा, जो करेक्ट तिथि नहीं है। करेक्ट तिथि 1664 और 1668 है। इतना ही याद रखना है इसमें, बाकी सब भूल जाओ। कहीं कुछ भी लिखा दिखे, ठीक है, कहीं 1553 दिख रहा है, 1674 दिख रहा है, 1584 दिख रहा है, कुछ भी दिखे, इन डेट्स के अलावा सब भूल जाओ। ठीक, जब मैं यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ, तो गूगल पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ढूंढना जाकर स्पेक्ट्रम में ढूंढो, उसके अलावा कहीं मत ढूंढो। ठीक है, स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी से मैच किया करो, उसके अलावा कहीं नहीं, क्योंकि गूगल की सोर्सेज और ये तमाम सोर्सेज पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यूपीएससी कल पेपर लेके आएगा, और आप कहोगे अरे ये तो मैंने वहां ये पढ़ा था, क्लेम कर दो उठा के। कहेगा कहाँ पढ़ा था? गूगल पे पढ़ा था। मारेगा बहुत पहले। हाँ, उसका क्या, क्या ज्यादा स्मार्ट बन रहा, ओवर स्मार्ट बन रहा। वो कहेगा एनसीईआरटी में दिखा दो कहाँ पे लिखा हुआ है, वही मानेंगे। अगर एनसीईआरटी में प्रूव कर पाए तो मानेगा, वरना नहीं मानेगा। और आज तक ऐसा नहीं हुआ है यूपीएससी के इतिहास में कि उसको कोई गलत प्रूव कर पाया है, आज तक। हर एग्जाम को भी ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, यूपीएससी पे कभी नहीं लगता है। और जब लगता है तो यूपीएससी से अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है। गलत भी होगा, फिर भी गलती निकाल के दिखाओ उसकी, नहीं दिखा पाओगे, नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए सही सोर्सेज से पढ़ो, जो सोर्सेज है। तो ये तो आ गया भारत के अंदर। सबसे पहले कौन आया? वास्को डिगामा। पता है ना हम सबको, वास्को डिगामा आया सबसे पहले। और वास्को डिगामा जब भारत के अंदर आया, तो वास्को डिगामा को जो रूट मिला था, वो केप ऑफ गुड होप से होता हुआ आया, ये भी पता है हमको। केप ऑफ गुड होप से जब ये आया, तो वास्को डिगामा को रास्ते में कौन मिला था? अब्दुल मजीद मिला था। अब्दुल मजीद कौन था?
गुजराती व्यापारी कहां से कहां तक व्यापार किया करता था? केप ऑफ गुड होप से टू कैलीकट। बहुत बढ़िया, गुड। ये पूछा जा सकता है कि केप ऑफ गुड होप से लेके कहां तक व्यापार करता था? कैलीकट तक। कैलीकट का राजा कौन था उस समय? जमोरिन था। ठीक है, ये बात लिखी हुई है, स्थानीय नियम। जमोरिन ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया और मसाले विशेष रूप से काली मिर्च, विशेष रूप से काली मिर्च यूरोप ले गए और इसे 60 गुना लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यूरोप ले गए और 60 गुना लाभ पर, मैंने बताया था ना 60 गुना प्रॉफिट के ऊपर बेचा था उसने। ये यूरोप से मुझे कुछ याद आ गया, कल कौन बोला था यूरोप यहाँ पे है? तुम क्यों बेइज्जती करा रहे हो मेरी? है, कल सर आके बता रहे हैं मुझे, हंसी भी आ रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। यूरोप यहाँ पे हाँ, झारखंड यूरोप बना दिए तो है? कहाँ से, मतलब लॉजिक क्या लगाया था, मुझे जानना है। क्या सर ने यही लिख दिया था तो? हाँ हाँ, तो महासागर तो नहीं बता दिए यहाँ कहीं है? सब बताए हो, वाह। यूरोप तुम्हें यहाँ दिख रहा, मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूँ। यहाँ है यूरोप, इतनी बार मैंने बताया है यहाँ है, और यूरोप से ये लोग यहाँ से आए थे ऐसे करके, ये भी कितनी बार बता चुका। तुम यूरोप यहाँ घुसा दिए, बताओ, बेइज्जती करा रहा। गुस्सा नहीं आया होगा, कल उन्हें मार देते तुम्हें, वरना वो उठा के जमीन पे ऐसे ही। चलो ठीक है, तो 60 गुना लाभ के साथ बेचा। मसालों का विशेष रूप से प्रयोग क्यों किया जाता था? चिकन बनाने में अरे मांस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेसिकली चिकन बनाने के लिए नहीं। ठीक है, हाँ, मुर्गा ही बनाने पर ध्यान है ना उनका, है मुर्गे बन जाए बस। चलो ठीक है, तो मसाला जो है बेसिकली उसका उपयोग होता था मांस को संरक्षित करने के लिए, है ना, कंजर्व करने के लिए, क्योंकि प्रिजर्व मांस तब होगा जब उसमें मसाला लगा होगा, लंबे समय तक चल जाएगा। तो वहां पे डिमांड बहुत ही, ठंडा इलाका था, लोग लंबे समय तक उसको चला ले जाते थे। ठीक है, अब ये लोग भारत के अंदर जब आए तो आने के कलाक्रम अगर हम लोग देखें तो 3 गवर्नर्स की बात करिए हम लोग ने। 3 गवर्नर्स कौन कौन से थे और क्या क्या उन्होंने भारत के अंदर आके किया, उसकी थोड़ी सी एक झलक देख लेते हैं, जैसे ये। ठीक है, 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर कर्नाटक के आदिल शाही राजवंश को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया। एक क्वेश्चन है, ठीक है, कब? 1510 में। ये कौन है? पहले गवर्नर है, दूसरे गवर्नर है? दूसरे गवर्नर है। यहाँ पहले गवर्नर कौन होंगे? अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पहले गवर्नर थे जिन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति का अगर मैं तात्पर्य निकालूं तो क्या होना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली जो ओशियनिक रीजन था, जो सी कॉन्टिनेंट था, उस कॉन्टिनेंट पे अरेबियन का जो कंट्रोल था, उस कंट्रोल को अपने पास में लेने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। और ब्लू वाटर पॉलिसी धीरे 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 करके आप देखोगे कन्वर्ट भी होगी, सारी चीजें चेंज भी हो गया सब कुछ। ठीक है, तो ये सब हुआ। मर गया क्या? यहीं फेंक के भाग आना तो नहीं। चलो, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे
अल्मीडा आए, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया और ब्लू वाटर पॉलिसी को रेगुलेट किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू वाटर पॉलिसी के अलावा अल्मीडा ने भारत के अंदर कोई सुधार किए या कोई पॉलिसी अडॉप्ट की थी, तो क्या हो सकती है वो, अगर आप लोग को कुछ याद हो तो? अल्मीडा ने क्या? भारतीय महिलाओं को जो पुर्तगाली पुरुष थे उनके साथ विवाह करने के लिए अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, चलो स्पेक्ट्रम की लाइन है ये तो। और इसी तरह से हाँ, और साम्राज्यवाद की बात करें कुछ? साम्राज्यवाद समझते हो क्या होता है? क्या होता है? विस्तार करना। जो क्षेत्र पे कब्जा है आपका उसको और ज्यादा विस्तार करना। क्या साम्राज्यवाद की कोई नीति अपनाई थी इन्होंने? अल्मीडा की बात कर रहा हूँ मैं अभी। मैं अल्मीडा की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्मीडा ही पूछता हूँ सबसे। शांत जल की नीति किसका हिस्सा है? क्या साम्राज्यवाद का हिस्सा है या नहीं है? है। क्या उसमें विस्तार हो रहा है साम्राज्य का? नहीं, बेसिकली जो आप बात करो, कौन से कर लगाए थे? किसने लगाए थे कर? अल्मीडा ने। कौन से? समुद्री व्यापार करने पे कुछ कर लगाए थे। कौन से कर थे वो? पास पास कर होता है, हाँ ठीक है। आगे नाम क्या था उसका? छोटा सा था, हाँ, कुछ इतना बड़ा। तो क्या था इतना बड़ा? कार्टस, वेरी गुड। कार्टस। कार्टस बोलते थे उसको। कार्टस का मतलब पास होता है एक तरीके का, जब आप समुद्र से पार करोगे तो एक पास दिखाना पड़ेगा, वो कार्टस सिस्टम कहलाता है। कार्टस, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरा ये बता रहे हैं दो को लगाए थे कुछ ऐसे, एक तो का क्या था? रिवीजन नहीं किया। आज तो रिवीजन करके आना चाहिए। चलो आज तो माँ से बता देंगे। आज तक हफ्ता वसूली करते थे, रैंसम। क्या बोलते थे उसको? रैंसम। ठीक है, हफ्ता वसूली इसको कहते हैं, रैंसम कहा करा जाता था। ठीक है, तो रैंसम वगैरह किया जाता था या हफ्ता वसूली इसको बोला जाता था। ये बेसिकली ये लोग किया करते थे। ठीक है, तो इसको हफ्ता वसूली बोलते हैं, लिख लेना चाहो तो। जैसे आज के समय में देखते नहीं है कोई ठेले वेले वालों से वसूली करने चले जाते हैं कुछ लोग, तो वो हफ्ता वसूली तो होती है ना? वैसे ये लोग करते थे हफ्ता वसूली। जो जो लोग व्यापार करने आएंगे हमारे क्षेत्र के अंदर उनसे क्या करेंगे? रैंसम लेंगे हम। तो रैंसम हफ्ता वसूली एक तरीके से होता था। इसको कह सकते हैं ये लीगल कर नहीं था। ठीक है, सिर्फ पुर्तगालियों ने अपनी तरफ से इनके ऊपर थोपा गया हुआ कर था। ठीक, ये सब बातें आपको लिखी मिल जाएंगी इसके अंदर। उसके बाद देखो ये 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क में कर्नाटका, बीजापुर है, बीजापुर के अंदर कौन सी डायनेस्टी थी उस समय? आदिल शाही राजवंश यहाँ पे राज किया करता था। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 15वीं और 16वीं शताब्दी मध्यकालीन भारत के अंदर, तो उसके अंदर देखोगे कि नीचे का रीजन है बेसिकली, यहाँ पे दो सल्तनत रूल किया करती थी। एक विजयनगर साम्राज्य था और एक बहमनी साम्राज्य था। दोनों साम्राज्य यहाँ पे रूल किया करते थे। तो जब यहाँ पे रूल करना शुरू किया, उससे पहले बहमनी साम्राज्य से पहले यहाँ पे कुछ टूटे 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 सल्तनत थे, जिनमें से एक सल्तनत कौन सा था? आदिल शाही राजवंश का था। आदिल शाही राजवंश को क्योंकि आदिल शाह ने शुरू किया था इसलिए इसका नाम आदिल शाही राजवंश हो गया। यहाँ पे इसने हरा के गोवा पर कब्जा कर लिया था। गोवा किसके कंट्रोल में था? आदिल शाही राजवंश के कंट्रोल में था। और इनको गोवा चाहिए था किसके लिए? व्यापार करने के लिए। तो इन्होंने गोवा पे कंट्रोल कर लिया। किसके समय में? अल बुकर्क के समय में। अल बुकर्क ने साम्राज्यवाद की नीति को कहां पे अपनाया? भारत के अंदर अपनाया। किस पे? भूमि पे, लैंड पे अपनाया। अल्मीडा ने भी साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया, लेकिन कहां? ओशन में या समुद्र के रास्ते में अपनाया था। दोनों में इतना डिफरेंस है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाद में ये गोवा ही उनका मुख्यालय बना, जो 1961 तक इन्हीं के कब्जे में रहा। पुर्तगाली सबसे पहले आए भारत में और सबसे लास्ट में भारत में गए। ये स्टेटमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जो 1510 में इसको कब्जाया था, उसको 1961 तक ये अपने ही कंट्रोल में रखे। मतलब भारत पूरा आजाद हो गया था 1947 में, गोवा अभी भी नहीं था। गोवा किसके कंट्रोल में था? पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। 1961 में ये उनके हाथ से निकला है। ठीक है, अन्य यूरोपीय जो आए थे ये सब तो देख लिया आप लोगों ने। क्यों आए थे? कारण 3G याद है ना? ठीक है, 3G, गोल्ड, गॉड और ग्लोरी। इसी गोल्ड, गॉड और ग्लोरी को
सोना, ईश्वर और महिमा के नाम से लिखा गया। ठीक है, इसको आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे 3G लिख लेना, ये 3G कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ, महिमा शक्ति वाला मतलब बेसिकली ग्लोरी को बोलते हैं। मतलब इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो चाहिए, क्या बोलते हैं, पॉपुलैरिटी कहते हैं जिसको, बेसिकली अगर पॉपुलैरिटी बोला जाए, शोहरत चाहिए। ठीक है, शोहरत या पॉपुलैरिटी जिसको चाहिए होती है उसको ग्लोरी कहते हैं। इनकी महिमा या ग्लोरी का लालच ये था क्योंकि इनके हाथ से रोमन एम्पायर छीना था, और रोमन एम्पायर छीन के ये क्या करना चाहते थे, एक और एम्पायर अपना खड़ा करना चाहते थे। वो महिमा का लालच इनके अंदर था, इसलिए इसको हम लोग इस पॉइंट के अंदर दर्शाते हैं। भारत के तट पर फैलने के लिए यूरोपियों के अंदर संघर्ष हुए, क्योंकि एक यूरोपीय थोड़ी आया, कई सारे यूरोपीय आए। अब इसके बाद में इनके बीच में संघर्ष होंगे या नहीं होंगे? अब वो संघर्ष 3 थे टोटल, बताए थे मैंने। अब यहीं से कहानी वॉर्स की शुरू हो जाती है। ठीक, चलो यही है संघर्ष। इन संघर्ष के अंदर आप देखोगे 3 संघर्ष हैं टोटली। पहला पुर्तगाली बनाम अरब, यही 16वीं शताब्दी का है, जो कब से कब तक था, 1501 से लेके 1599 तक। ठीक है, 1599 तक। ठीक, 1501 से 1599, 1600 से तो क्या 17वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, तो बेसिकली ये 1501 से लेके 1599 तक का समय काल है पूरा का पूरा। तो ये अरबों के साथ में पुर्तगालियों का संघर्ष चलता रहा। यही समय है रैनसम, कार्टर्स और साम्राज्यवाद, ये सब इसी समय में हो रहा है। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी के बीच में हुआ था 17वीं शताब्दी में। बात करेंगे अभी हम लोग इन तीनों के बीच में क्या संघर्ष हुआ, कैसे संघर्ष हुआ, और कैसे सारा का सारा कंट्रोल यहाँ पे अंग्रेजों के पास में चला आया इस समय काल में। ठीक है, तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष युद्ध या कर्नाटक युद्ध भी बोलते हैं, 18वीं शताब्दी की बात है, इसको हम लोग भी पढ़ेंगे। तो ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स थी इनके बीच में। इसमें देख लेते हैं पहला कौन सा है। पहला है हमारा 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने अरब, मतलब अरब और पुर्तगालियों के बीच की बात हो रही है। ठीक है, अब इसी के अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मतलब बेसिकली अरबियों को इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे चुनौती दी थी, जिसके बीच में दोनों देशों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ था। अरब को चुनौती देने का मेन मतलब क्या था, समुद्री व्यापार के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना। अब जब ये कंट्रोल इस्टेब्लिश होगा, ये संघर्ष कम से कम 100 साल चलता रहा। ऐसा नहीं है कि ये 1 साल का था, 2 साल, 3 साल, 100 साल में पूरी तरीके से समुद्र का रास्ता कंट्रोल में किसके आया था, पुर्तगालियों के आ पाया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने फिरौती वसूले गए जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। मैंने क्या बोला, फिरौती वसूलना। फिरौती वसूलना अभी क्या बताया मैंने आपको, रैंसम जिसको बोलते थे, हफ्ता वसूली। तो ये लीगल नहीं है, इसलिए फिरौती वर्ड यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, पुर्तगालियों ने धन एकत्र करने के बाद एक दस्तावेज जिसे कार्टस कहा जाता था जारी किया। कार्टस, एक दस्तावेज जारी किया था जिसको कार्टस कहा जाता था, ये भी जारी किया था, इसको भी मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो ये 100 साल तक ये सब संघर्ष चलता रहा, और फाइनली 1600 में ये कंट्रोल पूरा किसके हाथों में आ गया, पुर्तगालियों के हाथ। तो अरब का जो भी कंट्रोल था भारत के अंदर, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, फिनिश। ठीक है, उसके बाद में चले आओ थोड़ा सा और आगे, देखो त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर क्या बताया था मैंने, 3 गुटों के बीच में ये संघर्ष है बेसिकली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली इसमें इन्वॉल्व है, दूसरे पे डच आए थे तो डच इसमें इन्वॉल्व है, और तीसरे पे कौन आए थे, इंग्लिश आए थे। तो अंग्रेजों के बीच में ये 3 के बीच का संघर्ष है। अब इस संघर्ष को जो है आप बेसिकली इस समय में समझ सकते हो, 1662 और 68, ये 2 इंपॉर्टेंट डेट हैं जो आपको यहाँ पे याद करने। ठीक है, अब पुर्तगाली अरब से तो निपट चुके थे, अगला टारगेट उनका क्या था, जो यूरोपीय शक्तियां और आ रही हैं उनको भी साइड करना। तो पुर्तगालियों ने इसी बीच में संघर्ष में किसके साथ, डच और अंग्रेजों के साथ में हो गए। डचों ने अपने कारखाने पटना में स्थापित किए थे। डचों ने अपने कारखाने कहाँ बनाए थे, पटना में। ठीक, कहाँ कहाँ और बनाया था, मसूलीपट्टनम, ये नाम थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, मसूलीपट्टनम, सूरत, चिंसुरा, जो वेस्ट बंगाल के अंदर बनता है। ये वो जगहें हैं जो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि डचों ने अपने कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित किए थे। यही एग्जैक्ट लाइन थी, और नीचे यही ऑप्शन दिए हुए थे। इनमें से सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, तो मतलब वहां पे जो ऑप्शन आए थे उसमें एक मसूलीपट्टनम था, एक चिंसुरा था, और एक सूरत था। ये 3 ऑप्शन तो थे, बाकी पता नहीं क्या क्या ऑप्शन उन्होंने बनाए थे। ठीक, तो हम जब चारों ऑप्शन पे गए तो हमने ये देखा कि ये 3 कॉमन किसमें मिल रहा है। तो ये 3 कॉमन मिल रहे थे 2 ऑप्शन में, बाकी 2 तो हटा दिए हमने कि इसमें ये सूरत भी नहीं है, चिंसुरा भी नहीं है, मसूलीपट्टनम भी नहीं है। अब 2 में कंफ्यूजन हुआ,
कि इन दो को कैसे करा जाए। तो इन दो को कैसे करा गया कि हम लोग ने आइडिया लगाया उस समय में कि पहली, जैसे उसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, और वो एग्जाम्पल ये दिया हुआ था कि वहां पे कारखाना जो लगा था उसका एक नाम दिया हुआ था, नीचे करके लिखा था, और वो लिखा था डिंडीगल। ठीक है, डिंडीगल एक जगह पड़ती है, कहाँ पड़ती है, कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर डिंडीगल एक जगह पड़ती है। आगे चल के देखोगे टीपू सुल्तान, जिसने वहां पे अपनी कारखाना लगाया था, काय का, बारूद आरूद वाला जो कारखाना लगाया था। तो उसमें एक नाम लिखा था डिंडीगल, एक ऑप्शन में, दो में से एक ऑप्शन में डिंडीगल लिखा था। तो यहाँ से लॉजिक लगाया कि डिंडीगल में तो कोई कारखाना ही नहीं देखा हमने, कि अंग्रेजों ने यहाँ पे कोई कारखाना लगाया हो जाकर, या डचों ने कोई कारखाना लगाया। तुरंत हमने क्या करा, उसको कैंसिल कर दिया, हमें एक ऑप्शन मिल गया। ऐसे एलिमिनेट किया जाता है। आपको सीधा आंसर मिल जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या करोगे, लॉजिक लगाओगे। अभी ये पेपर इसी चीज की प्रैक्टिस कराएगा आपकी। जब पेपर दोगे ना बैठ के, तो कई सारे ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ये नहीं क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आंसर मिल जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा। बहुत रेयर केस में होगा जब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन कुछ मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करने पड़ेंगे। सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, अच्छा इसका ये था ये था, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये मत सोचना कि बिल्कुल हलवा दे दूंगा क्वेश्चन पेपर में उठा के, कि मतलब बस करो 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 करो। रियाज सर वाला पेपर नहीं आने वाला है, इसका हाई लेवल है, स्टैंडर्ड हाई है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के मेन टॉपिक की बात हो रही है, जिसका मैंने सब पढ़ा दिया है आप लोगों को। ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये बार बार रिवीजन की बात कर रहा हूँ, अब इसलिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ कि ये सब जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ, जो बातें मैं कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन बन के निकलेंगी उस दिन। इसलिए एक एक शब्द को कानों में बिल्कुल घोल लेना, क्या क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं पेपर बना चुका हूँ तो मेरे मुंह से निकल आए कुछ। ठीक, चलो, ट्रिपरटाइट स्ट्रगल के अंदर ये चीज हुई, तो डचों ने अपने कारखाने यहाँ यहाँ पे लगाए थे, और कहाँ नहीं लगाए थे वो हम लोग एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब डचों ने अपने यहाँ कारखाने लगाए थे, उनका ज्यादा फोकस किसके ऊपर था, मसालों के ऊपर था। वो मसाले ही चाहते थे, उन्हें कोई वॉर पावर या फिर रूल करने से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने बोला भाई हमें मसाले चाहिए, हम तो जावा सुमात्रा में भी ले लेंगे। तो वो अपने मसाले लेने कहाँ चले गए, जावा और सुमात्रा में चले गए। जावा सुमात्रा कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है। इंडोनेशिया के अंदर जावा सुमात्रा में अपने मसाले लेने चले गए, और मसाले लेके वो वहां पे अपनी जो फैक्ट्रीज उन्होंने पहले भी खोल रखी होंगी कुछ ना कुछ। कोई इंसान अपना घर छोड़ के दूसरे घर अगर कहीं जाएगा, तो पहले से कुछ ना कुछ होगा ना उसका वहां पे, तभी तो जाएगा। मतलब डचों के वहां पे भी पहले से कोई ना कोई कारखाने रहे होंगे, या नहीं अगर रहे होंगे तो आप जिसके साथ में व्यापार करोगे वो आपको वो चीज प्रोवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, कि चलो तुम हमें भारत के दे दो, हम तुम्हें इंडोनेशिया के दे देंगे। तो अंग्रेजों ने इनके साथ में डील करी। अंग्रेजों ने बोला अच्छा तुम्हें जाना है, तुम्हें मसालों से मतलब है, तो तुम क्यों नहीं इंडोनेशिया चले जाते। बोले ठीक है हम मसाले ले लेंगे। तो अंग्रेजों ने अपनी सारी फैक्ट्रीज किसको दे दी, डचों को दे दी। कहाँ की, इंडोनेशिया की। और कहाँ की ले ली, भारत की ले ली। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा फिर मत कहना सर ने बताया नहीं था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मिलेगा, ध्यान से सुनो। ठीक, अब हुआ ये लोग यहाँ से चले गए अपनी फैक्ट्रीज अंग्रेजों को बेच के, और जावा सुमात्रा में जाके बस गए। जावा सुमात्रा में जब बस गए जाके ये, उसके बाद संघर्ष अब किस किसके बीच में बच गया, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। अब ये अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में जो संघर्ष बचा, इसको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से निपटा दिया गया, दोनों के बीच में विवाह संबंध बना के। अंग्रेजों के राजकुमार थे, क्या नाम था, प्रिंस चार्ल्स, और पुर्तगाली महारानी थी, क्या नाम था उनका, कैथरीन ब्रिगेंजा। ये दोनों लोग थे। अब इन दोनों के बीच में एक विवाह संबंध हुआ। और विवाह संबंध कब संपन्न हुआ, 1662। इसलिए मैंने बोला दो डेट याद रखनी है। कौन कौन सी, एक 1662 याद रखनी है, एक 1668 याद रखनी है। ठीक है, अब भारत के अंदर इन दोनों का जब विवाह हुआ, तो विवाह के दौरान आपसी संबंध रिश्तेदारी में बदल गए। अब रिश्तेदार आपस में लड़ाई ले तलवारें लेके तो नहीं लड़ेंगे, है ना, चुगलियां करके लड़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तलवार लेके नहीं लड़ते हैं। ठीक है, हाँ, सामने से नहीं मारेंगे एक दूसरे को। तो संबंध बन गए तो बन गए, तो हम मारेंगे नहीं एक दूसरे को। तो इन दोनों में ये सेटलमेंट हो गया। और सेटलमेंट ये भी हो गया कि पुर्तगालियों के पास बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे पे वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। उन्होंने अपना बॉम्बे उठा के किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों को बेसिकली प्रिंस चार्ल्स को दे दिया। शादी किससे हुई है, चार्ल्स से हुई है, तो किसको दे दिया, प्रिंस चार्ल्स को। प्रिंस चार्ल्स बोले मैं बॉम्बे का क्या करूंगा, मुझे क्या करना, ना मुझे भारत में रहना है, ना मुझे यहाँ राज करना है, मैं तो अब मैं इंग्लैंड में खुश हूँ। तो बोले मैं क्या करूं बॉम्बे का, पैसा कमाता हूं बॉम्बे से। इन्होंने क्या करा, बॉम्बे उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया, 1668 में। यही लिखा 1668 में बॉम्बे को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, पट्टे पर, मतलब लीज पे दिया गया था।
बेचा पूरी तरीके से नहीं गया। लीज का मतलब समझते हो, पट्टे पे मतलब कुछ समय के लिए दे दिया गया। बेसिकली 99 साल लीज का समय होता था, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने इसको दे दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जब संघर्ष खत्म हुआ तो यहाँ पे एक शुरू हो गया आंग्ल फ्रांसीसी। कौन सा? आंग्ल फ्रांसीसी, जिसको हम लोग एंग्लो फ्रेंच वॉर्स के नाम से जानते हैं। एंग्लो फ्रेंच वॉर्स 3 हुए, जिसको हम लोग केन वॉर्स के नाम से भी जानते हैं या फिर कैरनेटिक वॉर्स के नाम से भी जानते हैं। ये 3 वॉर हुए, और इन 3 वॉर के अंदर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो हुए, उसमें पहला वॉर है 46 से 48। यहाँ डेट पे कंफ्यूजन किसी को? कहीं कुछ और पढ़ा हो? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो, पहला क्या नाम से जाना गया? सेंट थोम वॉर के नाम से जाना गया। क्या? सेंट थोम वॉर। दूसरा 49 से 54। इस डेट में किसी को कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन? 51 से 55 दिया। एग्जैक्ट बताना मुझे। 51 से 55 दिया। किसमें दिया 51 से 55? स्पेक्ट्रम में 51 से 55 दिया। रीजन बताता हूँ अभी मैं आपको, देख लो। इसको मैंने नोट कर लिया इस तरफ आपकी बात को। 49 से 54 अंबूर वॉर हुआ। ठीक है, इसको अंबूर वॉर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तीसरा वाला वॉर क्या हुआ? 58 से 63। इस डेट में भी कंफ्यूजन था, ये यही लिखी हुई है। 58 से 63 हुआ, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गोंडी वॉश की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये जो 49 से 54 लिखा हुआ है, और इसको आप लोग बोल रहे हो 1751 से लेकर 55 तक ये लिखा हुआ है, इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। 1749 में और कोई घटना हुई है भारत के अंदर? कोई और घटना भारत में हुई? बेदरा की लड़ाई कब हुई थी? 59 में हुई थी। कंफर्म? चेक करो। 59 है। किस किसके बीच थी? फ्रांसीसी और डच के बीच में बेदरा की लड़ाई। 49-59। दिखाना स्पेक्ट्रम में कहाँ लिखी है ये बात? 51 से 55 वाला। बस डेट दिखा दो मुझे। बाकी तुम लोग स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ लो? कोई ली नहीं है अभी, या अभी ली नहीं है? ले लो, ये तो समय था, त्योहार का समय चल रहा है, टेस्ट है? इस समय तो ले लेने चाहिए। और क्या, फेस्टिवल टाइम में तो इंसान कपड़े खरीद ही लाता है ना पहनने के लिए। ये कपड़े ही तो हैं तुम्हारे, जब तक ये नहीं पहनोगे कैसे काम चलेगा? है? तो इसको ले लेना चाहिए, जरूरी है इस समय। और स्पेक्ट्रम की किताब पुरानी मिले नई मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मिले कोई भी ले लो। नई वाली बड़ी आ गई है, बल्कि आ गई है थोड़ी सी, ये है। पुरानी वाली थोड़ी सी छोटी है, लेकिन है सब ठीक है सब उसके अंदर। देखो लड़का पढ़ रहा है, तुरंत निकाल दिया। देखो लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कोई घटना बताओ इसके आसपास। 48 में साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर, सभी लोग देख लो। 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहाँ निजामुल मुल्क का देहांतवास हो गया था। तब 1748 के अंदर। और जब 48 में देहांतवास हो गया, उसी के बाद में शुरू हुआ स्ट्रगल। काहे के लिए? कि हैदराबाद के अंदर अब शासन कौन करेगा। और जब हैदराबाद के शासन की बात हुई, तो हैदराबाद के शासन को लेके कौन कूद गए बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसी कूद गए। बोले हम चलो नियुक्ति करा देते हैं, कौन हैदराबाद का निजाम बनेगा। तो ये कहानी कहाँ से शुरू हो गई? 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। कहाँ पे? तंजावुर में। 48 में हैदराबाद में शुरू हो गया, 49 में तंजावुर में शुरू हो गया, और इसी को अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अपनी लड़ाई बना लिया। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? 1749 से 54 तक। अब इसमें 55 इसलिए लिख दिया है इन्होंने, 55 को लिखने का कारण है, हाँ, 55 को लिखने का कारण है कि यहाँ पे पौंडीचेरी की जो संधि हुई थी, कब बताई थी मैंने? जब वॉर समाप्त होता है तब संधि हो जाती है।
तो 1754 के अंदर जब ये संधि साइन हो रही थी, तो इस संधि को पूरी तरीके से लागू जब किया गया था, वो डेट 1755 थी। ठीक है, साइन ट्रीटी कब हुई है? 54 में हुई है। लागू कब हुई है? 55 में हुई है। इसलिए इस डेट का कंफ्यूजन मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली ये वॉर कब से शुरू हो गया था? 49 से ही शुरू हो गया था। अंदर पढ़ लिया करो, जब कोई फैक्ट पे कभी कंफ्यूजन आया करे तो उसको पढ़ लो। क्या चीज? राजाओं के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, लेकिन बीच में घुस कौन गया जाके? अंग्रेज तो मौका ढूंढते थे ना कि भाई हम किसी भी तरीके से घुस के इस वॉर को अपना बना लें और भारतीयों पर कंट्रोल कर लें। तो ये लोग यही तो करते थे। तो एक तरफ हैदराबाद भी था, एक तरफ तंजावुर भी था, और दोनों के अंदर यहाँ पे उत्तराधिकारी युद्ध की लड़ाई शुरू हो गई। पहला युद्ध क्यों हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी। क्या मतलब ऑस्ट्रिया से? और भारत में क्यों वॉर शुरू हो गया? क्योंकि घुस गए ये दोनों जाके वहां पे। बोले नहीं, हम बताएंगे कौन बनेगा उत्तराधिकारी। तो इसलिए इन्होंने लड़ाई वहां शुरू कर दी, जिसका परिणाम कहाँ मिला? भारत के अंदर पहला युद्ध हो गया इनका। दूसरा युद्ध क्यों हो गया? इसी वजह से दूसरा युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि ये हैदराबाद और तंजावुर के जो निजाम थे, उनको अपॉइंट करने के लिए बीच में इंटरफेयर करने लगे थे। तो इस बात को चाहो तो नोट कर लो अच्छे से। ये कंफ्यूजन आज के बाद कभी नहीं आना चाहिए कि 49 से 54 क्यों लिखा या 51 से 55 क्यों लिखा है। 49 से 54 दोनों सही है। 49 से ही ये लड़ाई बेसिकली शुरू हो गई। ठीक है, हाँ हाँ, हैदराबाद और तंजावुर दो दो ही तो है। एक हैदराबाद याद कर ले, तंजावुर याद। नहीं नहीं, हैदराबाद तंजावुर बस। उसके बाद में जो है नाम, निजाम के नाम दिए गए हैं। कौन कौन निजाम थे, किस किस निजाम है, उनके नाम दिए गए। उसके ऊपर नहीं, नहीं उसके ऊपर नहीं जाना है, एकदम नहीं जाना है। ठीक है, बस इतने पे ही रहो और कोई जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इतना याद रखो। तो बेसिकली 49 से ये लड़ाई शुरू हुई, और आप कह सकते हो कि हाँ 54 तक ये लड़ाई चली थी, इसलिए मैंने 49 से 54 लिखा है। 51 से ये लोग आपसी संघर्ष में पूरी तरीके से कूद गए। ठीक है, जब निजामों की नियुक्ति कर दी, जब सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में क्या? आमने सामने आ गए एक दूसरे के, और आमने सामने से लड़ाई शुरू हो गई अब यहाँ पे। तो ये लड़ाई 51 से लेकर 54 तक चली। 54 में इन लोगों के बीच में समझौता हो गया, और वो समझौता लागू कब से हुआ? 55 से हुआ, इसलिए वहां पे 55 देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंफ्यूज कहीं नहीं रहना। जो डाउट है तुरंत आज ही की क्लास में क्लियर कर दें सारे के सारे। ठीक है, चलो ये लड़ाई हुई। इस लड़ाई के अंदर जब ये 3 वॉर्स हुए, 3 वॉर्स की कहानी पढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। कहानी बताने की जरूरत है, याद है? हम्म, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तो पहला युद्ध तो था बेसिकली ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के युद्ध को लेकर हुआ था। ऑस्ट्रिया में दो लोग आपस में, ये लोग वहां पे भी पहुंच गए थे रूल करने। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है? झारखंड में है, यूरोप। ठीक है, यूरोप में पड़ता है। ठीक, ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है? तो यूरोप के अंदर पड़ता है। तो यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया पड़ता है। वहां पे उत्तराधिकारी के युद्ध की लड़ाई हुई। उत्तराधिकारी, अगला राजा कौन बनेगा ऑस्ट्रिया का? तो ये दोनों वहां कूद गए। अब दोनों शक्तियां ऑस्ट्रिया में भी हैं, दोनों शक्तियां भारत में भी हैं। उसका परिणाम क्या हुआ कि ये लड़ाई धीरे धीरे उठते उठते कहाँ चली आई? भारत में भी चली आई। जब वहां स्ट्रगल चल रहा था, यहाँ भी स्ट्रगल होगा, और इसी को लेके यहाँ पे पहला वॉर शुरू हुआ। रीजन पूछा जाएगा पहला वॉर क्यों हुआ, कारण क्या होगा? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के युद्ध को लेके भारत में भी ये युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, मद्रास, पौंडीचेरी और अन्य छोटे शहरों पर कब्जा करना चाहते थे दोनों ही लोग। ठीक है, कोरोमंडल तट, लेकिन और कोरोमंडल तट पे भी, कोरोमंडल तट कौन सा है? इसको बोलते हैं मालाबार, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तट है। कौन से? अभी पढ़ोगे ज्योग्राफी के अंदर, कोरोमंडल और मालाबार तट। ठीक, तो हुआ क्या कि अंग्रेजों का मद्रास पर और फ्रांसीसियों का पुडुचेरी पर पहले ही नियंत्रण था। एक एक रीजन इनके पास पहले से ही था। ठीक है, अंग्रेजों पे क्या था? मद्रास। फ्रांसीसियों पे क्या था? पुडुचेरी। लेकिन दोनों ही क्या चाहते थे? दोनों चीजों को चाहते थे। मद्रास भी चाहते थे, पुडुचेरी भी चाहते थे। इसलिए और लड़ाई शुरू हो गई। अब 48 में ये वॉर धीरे धीरे समाप्त हुआ, और संधि कौन सी हुई? एक्सला शैपल की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैच करने को आएगा। मैच द फॉलोइंग। पहले कर्नाटक वॉर में कौन सी संधि हुई, दूसरे कर्नाटक वॉर में कौन सी संधि हुई, और उसका निर्णायक या फिर रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट भी पूछा जाएगा। कौन किस पे भारी रहा, ये भी पूछा जाएगा। कौन जीता कौन हारा, ये भी पूछा जाएगा। तो एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध में ये तमाम चीजें पूछी जाती है। ठीक है, युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन फ्रांसीसी श्रेष्ठ बन गए। फ्रांसीसी रहे श्रेष्ठ इसके अंदर। तो अगर पूछा जाए कि कौन इसके अंदर सुप्रीम रहा, तो वो कौन थे? फ्रांसीसी थे। ठीक है, पुडुचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की श्रेष्ठ कूटनीति उसका परिणाम था, जो कारण था।
कि इसके कारण की वजह से, डुप्ले की वजह से बेसिकली ये लोग श्रेष्ठ यहाँ पे बने। श्रेष्ठ फ्रांसीसी नीति, फ्रांसीसियों ने अपनी जो पॉलिसीज बनाई थी, जो नीतियां बनाई थी, वो उनकी श्रेष्ठ थी। ये दोनों रीजन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक, चलो अब अगला देखो जिसपे कंफ्यूजन था। कर्नाटक में उत्तराधिकारी के युद्ध के मुद्दे पर द्वितीय आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध शुरू हुआ। कर्नाटक में, कहाँ पे? कर्नाटक में। अभी हम लोग ने बात करी, एक तो हैदराबाद में चल रहा है 1748, और एक कहाँ चल रहा है? तंजावुर। ये कब चल रहा है? 1749। ठीक, और ये तंजावुर, हैदराबाद, ये सब किसकी टेरिटरी में आते थे उस समय? कर्नाटक की टेरिटरी के अंदर आते थे और उसी का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए ये कर्नाटिक वॉर को हम लोग केएन वॉर्स क्यों कहते हैं? कर्नाटक वॉर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब कर्नाटक की टेरिटरी का भाग हुआ करते थे, इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे उत्तराधिकारी के युद्ध की लड़ाई, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको तोड़ दो, एक हैदराबाद में, एक तंजावुर में। ठीक है, यहाँ पे तोड़ के पढ़ लो। तो यहाँ पे 1748 में चले 49, जिसको लेके यहाँ पे कहानी शुरू हो गई। फ्रांसीसी ने इसमें भी अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखाई। फ्रांसीसी जहां जिसको चाहते थे वहां अपॉइंट करवा दिया, तंजावुर में भी अपॉइंट करवा दिया, हैदराबाद में भी। किसके सपोर्ट वाले हुए? फ्रांसीसियों के सपोर्ट वाले नियुक्त हो गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हुआ? इनकी श्रेष्ठता दिखती है फ्रांसीसियों की, और इन्होंने मजबूर कर दिया 1754 में कि मद्रास की संधि हो। कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। लेकिन ये मद्रास की संधि अभी दिख रहा है आपको, एक और संधि है यहाँ पे अभी, पुडुचेरी की संधि। जी, 1755। एक है मद्रास की संधि, एक है पुडुचेरी की संधि। ठीक है, अभी जो हम लोग स्पेक्ट्रम में देखे थे वो कौन सी थी? पुडुचेरी की संधि या पौंडीचेरी की संधि जिसको हम लोग कहते हैं। मद्रास की संधि और पुडुचेरी की संधि, दोनों पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते थे लोग। बोला ना, एक मद्रास पे भी चाहते थे, पौंडीचेरी पे भी चाहते थे। तो मद्रास की संधि तो यहाँ पे मेंशन है ही है। ठीक, 1754 में मद्रास की संधि हुई। ठीक है, अब 1755 के अंदर पुडुचेरी की संधि, जो कि 1754 में हो चुकी थी मद्रास के साथ ही। मद्रास और पौंडीचेरी संधि दोनों कब हुई? 1754 में। लेकिन ये वाली संधि कब लागू हुई? 1755 से लागू हुई थी। इसलिए इस वॉर का टोटली अंत कब माना जाएगा? 55 के अंदर माना जाएगा। ठीक है, तो मद्रास की संधि वॉर खत्म होते ही हो गई और लागू हो गई। 1754 में पौंडीचेरी की भी संधि हुई, लेकिन लागू कब हुई? 1755 के अंदर हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मद्रास की संधि और पौंडीचेरी की संधि दोनों, क्योंकि मद्रास और पौंडीचेरी के लिए तो लड़ रहे हैं दोनों लोग। ठीक है, क्या बोल दिया गया? जिसके पास मद्रास है वो मद्रास रखेगा, जिसके पास पौंडीचेरी है वो पौंडीचेरी रखेगा, और संघर्ष यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? यूरोप के 7 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध शुरू हो गया। यूरोप में 7 साल का स्ट्रगल चल रहा था आंग्ल और फ्रांसीसी के बीच में। मतलब ऑस्ट्रिया की बात चल रही थी अभी। ऑस्ट्रिया के अंदर क्या हुआ कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन बनेगा, इसको लेकर बहुत बवाल चलते थे। और ये बवाल किन किन के बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में खास करके चलता था। और ये संघर्ष लगभग 7 साल तक ऑस्ट्रिया में चल रहा था, यूरोप के अंदर। तो ये संघर्ष धीरे धीरे कहाँ चला आया? भारत के अंदर चला आया। और इस संघर्ष के इसी के कारण बोला जाता है कि यूरोप के 7 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसी में युद्ध चल रहा था यूरोप के अंदर, 7 वर्ष चला, जिसका परिणाम क्या हुआ? भारत में भी ये युद्ध चलना शुरू हो गया। ठीक है, और इस युद्ध की डेट क्या थी? 58 से 63, जिसके बीच बीच में 1760 में क्या हुआ था? वॉन डिवोर्स हो गया था। इसलिए इसको पूरी लड़ाई को नाम हमने क्या दे दिया? वॉन डिवोर्स का वॉर या युद्ध बोल दिया हमने। पॉपुलर है, पॉपुलर जो चीज सबसे ज्यादा होती है उसी के नाम से पूरे वॉर का नाम पड़ गया, वॉन डिवोर्स वॉर कहलाने लगा। लेकिन वॉन डिवोर्स की लड़ाई कब हुई थी? 1760 में हुई थी। ठीक है, डुप्ले को तो वापस बुला लिया इन लोगों ने, डुप्ले को वापस बुला लिया। काउंट डी लली और बसी, ये बिजी लिख गया। हाँ हाँ, ये गलत लिखा है, यहाँ पे हिंदी में सही लिखा है, इधर गया। हाँ, यहाँ पे हो गया, ये देखो देखो, काउंट डी लली एंड बसी लिखा है, ये इसमें सही लगा। इसमें हो सकता है वो टाइपिंग कर रही थी, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, चेक करा लेंगे। ठीक, अब इन्हीं दोनों के आपस में अच्छे संबंध नहीं थे। फ्रांसीसी जो 2 लोग आए आपस में, मतलब डुप्ले को हटा के 2 लोगों को भेजा गया, क्योंकि सबको पता था डुप्ले क्या है। लेकिन डुप्ले की कीमत बहुत हाई हो चुकी थी, डुप्ले की रिसोर्सेज जो मांगता था वो बहुत हाई हो चुका था। वो पूरा खात्मा करना चाहता था अंग्रेजों का भारत से, इसलिए उसने रिसोर्सेज और बहुत सारी चीजें मांग ली फ्रांसीसी कंपनी
गवर्नमेंट से। तो फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बोले हम इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सरकारी कंपनी है। बोले ठीक है, सरकारी हो तो घुसो, हम भी नहीं लड़ेंगे वॉर, हम भी जा रहे हैं वापस। तो जब उसका ये एटीट्यूड देखा डुप्ले का, तो उन्होंने क्या करा, उसे वापस बुला लिया, बोले चलो तुम चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। ठीक है, ज़रूरत तो बाद में दिखी इनको जब तीसरा वाला वॉर हार गए। काउंट डी लली को और बसी को जब बैठाए वहां पे, तो यही आपस में लड़ते रहते थे, बोले नहीं मेरी मानो, वो कहता था नहीं मेरी मानो, आपस में ही लड़ते रहते थे। उसमें से भी क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक दूसरे को जाके भरना शुरू कर दिया। बोले लली बसी तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, कह रहा था इसको मरवा के मैं अकेले राज करूंगा भारत के। और वही जाके बसी से कहते थे लली के बारे में। तो इन दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव बहुत पड़वा दिया अंग्रेजों ने, जिसकी वजह से परिणाम क्या हुआ कि तीसरा वॉर ये दो लोग भी मिलके नहीं बचा पाए। मतलब संधि तो दूर की बात है, ये लोग हार गए। बेसिकली ये बात को बोला जाएगा कि तीसरे वाले वॉर में क्या हुआ, ये लोग हार गए। पहले तो वॉन डिवॉश ही देख लो ना, 1760 में बोला था मैंने, फ्रांसीसी धो दिए गए, वॉन डिवॉश का मतलब। ठीक है, तो 60 में खत्म हो गए। उसके बाद में पेरिस की संधि हुई इसी दौरान कि जब ये वॉर खत्म हुआ, और पेरिस की संधि में हस्ताक्षर किए गए। और पेरिस की संधि ध्यान से सुन लो क्या क्या इसके अंदर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक, पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मदरसों पर ब्रिटिश अधिकार, नहीं मदरसा नहीं है, मद्रास है। क्या लिखती है ये लड़की, मद्रास पर फ्रांसीसी अधिकार को स्वीकार कर लिया। पुडुचेरी को इस शर्त पर फ्रांसीसियों को दे दिया गया कि फ्रांसीसी किलेबंदी नहीं करेंगे। किलेबंदी का मतलब क्या होता है, फोर्टिफाई, और मजबूत नहीं बनाएंगे। पुडुचेरी किसको दे दिया गया, फ्रांसीसी को, जो पहले से ही फ्रांसीसी के पास में था। लेकिन जीत कौन चुका था, अंग्रेज जीत चुके थे। लेकिन अंग्रेज ने बोला चलो ले लो पुडुचेरी, लेकिन मजबूत नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, और उसको फोर्टिफाई नहीं करोगे, किलेबंदी नहीं करोगे। मतलब हम भी अधिकार उसके ऊपर रखेंगे, तुम्हें से व्यापार करने के लिए दे रहा है। तो पौंडीचेरी किसको दे दिया गया, फ्रांसीसियों को ही दे दिया गया। और मद्रास पर ब्रिटिश अधिकार भी स्वीकार कर लिया गया इसके ऊपर। ठीक है, तो ये तीसरे युद्ध का परिणाम था। इसकी सफलता के कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए, नौसेना की सर्वोच्चता, नेवल सुप्रीमेसी जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब फ्रांसीसियों की नौसेना बहुत ही ज्यादा सुप्रीम और अच्छी थी। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जहाँ EEIC दिखे वो क्या है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक निजी कंपनी थी, मतलब प्राइवेट कंपनी थी। और मैंने बोला ना, एक तरफ जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लो, एक तरफ जाके कैनरा और HDFC बैंक, सॉरी HDFC देख लो, कैनरा भी गवर्नमेंट की है, HDFC बैंक देख लो। तो एक सरकारी बैंक में और प्राइवेट बैंक में फर्क दिख जाएगा आपको। मैं गया एक बार SBI छोड़ो, नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा गया, मेरा अकाउंट उसी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और घंटों लड़ता रहा उनसे, मेरा ये करा दो, वो करा दो, ऐसा करा दो, एक नंबर चेंज कराना था मुझे सुबह से। उसके लिए उन्होंने मुझे 10 दिन दौड़ाया कम से कम, सिर्फ एक नंबर चेंज कराना था। HDFC में मैं गया, HDFC में जाने के बाद वो आपको गेट से रिसीव करने आते हैं। चलिए सर, मैं बताता हूँ सर आपको क्या करवाना है, कैसे करवाना है। गेट से रिसीव कर गया, वहाँ बैठा है, पानी भी पिलाया, वहाँ पे बैठा के पानी पिला के मैनेजर से भी बात कराई, ये सर इनकी प्रॉब्लम है, सुन लीजिए सर। उसके बाद में खुद ATM लेके, मेरा ATM मशीन से जाके पैसा निकाल के मुझे दिया उसने। ये फर्क है प्राइवेट बैंक में और सरकारी बैंक में, भारत के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और ऐसा ही हर जगह सरकारी और प्राइवेट के अंदर होता है। रिसोर्सेज की बात अगर करें, अवेलेबल इजीली नहीं होती है सरकारी हमको, इसलिए सरकारी नौकरी आसानी से मिलती नहीं, जिसको मिल जाती राजा होता है। कहते हैं ना, अरे सरकारी नौकर बन गया राजा, ऐसी बोल। तो यही थी हालत इनकी भी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, जो चाहती थी पैसा बहुत था कर सकती थी। सरकारी कंपनी के पास में पैसा तो बहुत होता है, लेकिन जो चाहते नहीं कर सकते, लिमिटेड होता है। मतलब एक बाउंडेशन होती है उसके ऊपर। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, और सरकारी कंपनी होने के नाते इस समय एक प्रॉब्लम और थी, ये वित्तीय संकट में था। वित्तीय संकट भी चल रहा था इस समय। अभी पढ़ोगे जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो फ्रांस के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। फ्रांस के अंदर हो रहा था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, 1789 की बात है। और ये 1789 से पहले वहां पे वित्तीय संकट चल रहा था। वहां का राजा जो था, उस राजा ने बर्बाद करके रख दिया था फ्रांस को पूरी। इसके ऊपर, अपनी महारानी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, उसने पूरे महल को लुटा दिया था। वहाँ की जनता इतनी परेशान थी कि वो सुसाइड तक करते थे लोग वहाँ से। और एक हालत ऐसी आई कि 89 के अंदर उन्होंने क्या करा, बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया। जैसे भारत के अंदर 1857 का क्रांति देखते हो, ये बहुत छोटी क्रांति है, मतलब 10% की क्रांति है। वो 99% ज्यादा एफर्ट के साथ में क्रांति हुई, जिसने पूरे राजा को उखाड़ के फेंक दिया वहां से। वहीं का राजा है, सोचो, बाहर का नहीं है, वहीं का राजा है, लोकल है, वहीं का रूलर है, और उसी रूलर को, अपने यहाँ के रूलर को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया था। वहाँ समुदायवाद बहुत हुआ करता था।
मतलब वहाँ पे एक हायरार्की चलती थी कि सबसे ऊपर कौन रहेगा, प्रीस्ट रहेंगे, चर्च लोग के सबसे ऊपर रहा करता था, चर्च था वहाँ पे, तो चर्च के लोग सबसे ऊपर रहते थे। चर्च के नीचे राजा रहेगा, रानी रहेंगी, ये सब लोग रहेंगे। उसके बाद व्यापारी वर्ग आता था, और व्यापारी के बाद ये सब जनता आती थी आम जनता, और आम जनता के ऊपर इतना प्रेशर डालते थे, इतना प्रेशर डालते थे, सारा टैक्स उठा उठा के इनसे वसूला करते थे, और खुद मजे करते थे, घूमते फिरते थे और महलों में रहते थे। जनता इनसे इतना परेशान हो गई थी। तो क्या हुआ था, ये वित्तीय संकट जो दिख रहा है, ये राजा ने बर्बाद कर दिया था पैसा अपने परिवार के ऊपर, इसलिए वहां वित्तीय संकट आ गया, जनता परेशान थी। समय कब है, 1700, वही देख रहा हूँ ना, 56-56 की बात ही तो हो रही है लगभग। इसी के 20 साल बाद वहां पे बहुत बड़ी क्रांति हो गई, लोग परेशान थे क्योंकि इस समय, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया जिसकी वजह से ये हुआ। तो ये पढ़ाऊंगा मैं, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको। तो फ्रांस इसलिए परेशान था, फ्रांस की हालत ऐसी थी, तो उन्होंने क्या करा, डुप्ले को भी वापस बुला लिया, और फ्रांसीसी कंपनी कमजोर हो गई। कमजोर होने के बाद में यह हालत हुई, उनको हारना पड़ा। आप ये पॉइंट भी चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम के अंदर जाकर, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि फ्रांस की हालत वहां के राजा की वजह से इतनी खराब हो चुकी थी। ठीक है, ये डुप्ले और ये कौन है हम भी हैं कर रहे हैं। हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट ही लिख दिया, वैसे ये संघर्ष होगा। ठीक है, बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं, डुप्ले का वापस बुलाना, और किस किस के बीच में संघर्ष, बसी और लली के बीच में, बसी और लली के बीच में जो संघर्ष था, इस संघर्ष ने फ्रांस की विफलता को निर्धारित कर दिया था। ठीक है, जो बात मैंने आपको बताई थी वही है। यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास है, पूरी तरीके से इतिहास दिया गया है, ये कैसी थी यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी, और किस तरीके से यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ठीक है, इतिहास के बारे में बात करो तो ये देख लो, कब बनी थी यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में बनी थी। 1600 में 15 साल की मोनोपोली के साथ में यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया। यूरोपीय का मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अब बात हो रही है, अब यूरोप की किसी और कंपनी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये सबको पछाड़ गए, अकेले कंपनी बची है जो अब रूल करेगी। ठीक, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानना जरूरी थी, तो हमने यहाँ पे हिस्ट्री लिख दी इसकी। हिस्ट्री के अंदर देखो, स्थापना एक निजी कंपनी के रूप में कहाँ हुई, लंदन के अंदर हुई। कंपनी को 15 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त हुआ केप ऑफ गुड होप के पूर्व के साथ व्यापार करना। केप ऑफ गुड होप जहां से वास्को ड गामा आया, उसके पूर्व पूर्व में जितना भी रीजन है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी रूल करेगी, वो कौन सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की तरफ से भेजी गई कंपनी। ठीक है, तो ये व्यापार करेंगे वहां पे। अब इनका संगठन कैसा होता था, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होता था, सबसे पहले होते थे निदेशक मंडल, जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, सबसे सुप्रीम पे। उनकी संख्या कितनी थी, 18, टोटल 18 थे निदेशक मंडल, जिनको निदेशक मंडल या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। इनके नीचे गवर्नर हुआ करते थे, राज्यपाल, गवर्नर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, सेकंड गवर्नर ऑफ इंडिया, ये सब पढ़ते हैं ना हम लोग, तो इनके नीचे गवर्नर हुआ करते थे। उसके बाद उप गवर्नर भी होते थे, डिप्टी गवर्नर भी होते थे, पॉपुलर नहीं है इसलिए हम लोग उनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ते, तो डिप्टी गवर्नर की भी एक पोस्ट होती थी। फिर व्यापारी होते थे इसके नीचे, ट्रेडर्स कहते थे जिनको। उसके नीचे होते थे कारक, कारक का मतलब फैक्टर्स होते थे। फैक्टर्स का काम क्या होता था, सिर्फ व्यापार को व्यापारियों तक पहुंचाना। ठीक है, उसके नीचे कौन होते थे, राइटर्स। राइटर्स का मतलब लेखक, लेखक का मतलब ये लोग पूरा ब्यौरा तैयार करते थे कि कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी, कैसे काम करेगी। बंगाल के अंदर आज भी जाओगे तो राइटर्स बिल्डिंग करके एक बिल्डिंग बनी हुई है, नाम ही उसका राइटर्स बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग वहां पे है, और वहीं पे आप देखोगे ये इन्हीं के नाम से पड़ी थी, क्योंकि ये राइटर्स क्लर्क बैठा करते, ये क्लर्क थे बेसिकली, ये क्लर्क वहां पे सारे के सारे बैठा करते थे। ठीक है, फैक्ट्रीज इंडिया में कहाँ कहाँ पे लगी, इसको भी एक बार देख लो अगर आप लोग, तो ये भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले 1608 टेम्परेरी, अभी मैंने बताया था पीछे आपको। 1611 मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। 1613 सूरत फैक्ट्री परमानेंट हो गई, ये वाली कैसी थी, टेम्परेरी है। ठीक है, 1633 बालासोर उड़ीसा में लगी, 39 मद्रास तमिलनाडु। उसके बाद 52 में हुगली में, कहाँ पे लगी, हुगली में, बंगाल में है जो। 1668 में बॉम्बे में लग गई, 1690 में कलकत्ता में लगी। 1668 में बॉम्बे में और क्या हुआ, हाँ एग्जैक्टली, राजा को जो प्रिंस चार्ल्स थे, उसने बॉम्बे किसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तभी तो यहाँ इन्होंने फैक्ट्री लगाई है। 68 या इसीलिए तो याद करोगे, 68 क्यों याद रहेगा, इसलिए याद रहेगा क्योंकि इसी समय तो बॉम्बे मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, बोले जैसे ही मिला चलो यहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, सब तुरंत इन्होंने फैक्ट्री लगा दी। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे याद रखो। अब 18वीं शताब्दी के भारत की तरफ अगर आप चलोगे, तो अब ये भारत की कहानी दिखेगी आपको थोड़ी सी, किसकी, भारतीय शासकों की कहानी दिखेगी,
इस कहानी का ये जो वो है पूरा का पूरा डिटेल, ये बड़ी रोचक है और याद करने वाली है, ये आप लोग को याद करनी है। इसको याद कैसे करोगे कि बंगाल है, सबसे पहले बंगाल ने अपने आप को आज़ाद करा लिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट करा लिया, स्वतंत्र करा लिया बंगाल ने कब कराया? 1713 में। शासक कौन था? मुर्शिद कुली खान। राजधानी क्या बनाई? अपने ही नाम से, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इज इक्वल टू लंदन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों लिखा हुआ है? क्या लंदन में भी मुर्शिदाबाद होगा? है, तुम लंदन ही क्यों नहीं चले जाते? यहाँ क्या कर रहे यूपीएससी तैयारी करके? तुम लंदन सिविल सर्विसेज की तैयारी करो जाके। तुम्हारी थॉट थोड़ा प्रोसेस ऊपर का है, भारत भारत में नहीं हो पाएगा तुम्हारा कोई, थोड़ा ऊपर वाला है। हाँ बताओ सर्विस। बताया था मैंने कारण, क्लास में बता दूंगा, तभी पूछ रहा हूँ वरना नहीं पूछता मैं। मुर्शिदाबाद को डैश लगा के लंदन लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखेगा? है? मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है? बंगाल में, बंगाल पड़ता। पहली लड़ाइयाँ शुरू कहाँ पे हुई अंग्रेजों की भारतीयों के साथ? बंगाल में। राजधानी बंगाली थी। प्लासी की लड़ाई, ठीक, प्लासी की लड़ाई सुने हो? और प्लासी की लड़ाई से रॉबर्ट क्लाइव आया था भारत के अंदर लड़ने बंगालियों से, मतलब सिराजुद्दौला से। तो जब उनने मुर्शिदाबाद को देखा तो मुर्शिदाबाद देख के हैरान रह गया और उसने बोला ये मुर्शिदाबाद जो है इतना प्रॉस्पेरस और रिच है जितना लंदन था उस समय का। मतलब मुर्शिदाबाद की हालत उसने किससे कंपेयर की है? लंदन से कंपेयर की, और बोले ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत और उससे ज्यादा रिच है। ये किसने बोला था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसलिए मुर्शिदाबाद को किससे कंपेयर किया जाता था? लंदन से, इसलिए यहाँ पे लंदन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मराठा अपने आप को आजाद कर लेते हैं 1719 में। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, इसको आजाद कराने वाले हैं। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था? पूना के अंदर मुख्यालय था इनका, मतलब कैपिटल, राजधानी थी। लेकिन राजा कौन था इस समय? साहू थे राजा इस समय। और साहू ने अपनी राजधानी कहाँ बना रखी थी? सतारा में बना के रखी थी। सतारा महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र की बातें हो रही है, ठीक है। पेशवा इस समय में एक पोस्ट होती थी जो बालाजी विश्वनाथ के पास में थी। और पेशवा का मतलब क्या होता है पूछा जाता है कभी कभी। पेशवा का मतलब होता है वित्त और प्रधानमंत्री का पद। क्या होता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, उसी को क्या बोला जाता है? पेशवा बोला जाता था, ठीक है। ये चीज। तीसरा देखो, अब यहाँ पे अवध है। अवध ने अपने आप को 1722 में आजाद करा लिया। आजाद कराने वाले सादत अली हसन खान। फैजाबाद और लखनऊ, बुरहान उल मुल्क भी इनका नाम है। किसका? सादत अली हसन खान को एक नाम से और जाना जाता है, क्या नाम है? बुरहानुल मुल्क, ठीक है। देखो मैंने दोनों ही इसलिए पीडीएफ डाल दिए ग्रुप के ऊपर, कहीं कहीं अगर शब्दों का गड़बड़ आए तो आप लोग क्या करना, हिंदी और इंग्लिश को मैच करा लेना एक बार जहाँ समझ में आए। वैसे मैं इसको भी फिर से एडिट करवा के सही तरीके से डलवा दूंगा, ठीक है। और ये जो इस समय का अवध हुआ करता था वो कोई अवध छोटा नहीं था। अवध के अंदर क्या क्या आता था? लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, इलाहाबाद, अयोध्या, ये सब किसका पार्ट था? अवध का पार्ट था। और ये 1956 से पहले पहले तक ये सब यही पार्ट रहा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 2000 में आया। यूपी और यूके का विभाजन हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यूके लंदन नहीं है, ठीक है, यूके लंदन नहीं है, उत्तराखंड है। यूपी और यूके का विभाजन हो गया यहाँ पे, तब ये सब अलग अलग हो गया। फिर इसके बाद में देखो कौन आ गया? हैदराबाद। हैदराबाद को अलग कराने वाले चिंकलिश खान। चिंकलिश खान ने हैदराबाद को कब अलग कराया था? यहाँ डेट नहीं लिखी है। 1724, ठीक। उसके बाद हैदराबाद शहर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इनका एक नाम निजामुल मुल्क भी है और आसफ जहां के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली आसफ जहां का मतलब होता है प्रशासन करने वाला, ठीक है। एक तरीके से ये टाइटल दिया गया था इन्हें, जो आसफ जहां एक टाइटल है। या फिर निजामुल मुल्क भी कह सकते हो, निजाम, किसी मुल्क का निजाम, एडमिनिस्ट्रेटर किसी मुल्क का, उसको बोला जाता है निजामुल। हैदराबाद भी छोटा नहीं था, इसके अंदर कर्नाटक, अभी बात कर रहे थे ना, हैदराबाद कर्नाटक एक ही तो था, ठीक। उसके बाद ये क्या है? एमएच लिखा है, हाँ महाराष्ट्र लिखा हुआ है। तेलुगु, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र जो आज का है ये पूरा का पूरा हैदराबाद था।
ठीक, मतलब तेलुगु भी थे यहाँ पे, कन्नड़ भी था यहाँ पे और मराठी भी थे यहाँ पे। सभी सभी लोग यहाँ पे आपस में एक साथ ही रहा करते थे। ये तीनों भाषाओं के लोग यहाँ पे साथ में रहते थे। इसका मतलब तुम लोग को क्वेश्चन पेपर में समझ में आएगा, ठीक, जब पेपर देखोगे। चलो उसके बाद देखो मैसूर। मैसूर आया 1761 के अंदर, और 1761 में मैसूर आया। मैसूर भी किसका पार्ट था? कर्नाटका का पार्ट था, ठीक है। और हैदर अली ने इसको स्वतंत्र कराया, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन था किसके पास में मैसूर? राजा चिका कृष्णा राजे के पास में। राजा कौन था यहाँ पे? राजा चिका कृष्णा राजे। कौन सी डायनेस्टी से थे? वोडियार राजवंश से थे ये। वोडियार राजवंश के राजा राजा चिका कृष्णा राजे, जिनसे वहां की जनता परेशान थी, नीरस थी पूरी तरीके से। क्या करा हैदर अली ने? छीनी उनसे सत्ता और अपने आप को वहां का राजा नियुक्त कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली इस कहानी को बताता है। उसके बाद पंजाब सबसे अंत में अपने आप को स्वतंत्र कराता है। 99 भी डेट मिलेगी और 1800 भी मिलेगी। बता चुका हूँ मैं इसके बारे में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके महाराजा कौन थे? रणजीत सिंह, जिन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? लाहौर बनाई, ठीक है। ये स्वतंत्र राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कराया सभी ने। अब जब सब स्वतंत्र होकर अलग 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 राज कर रहे हैं, पहली बात तो मुगल सत्ता से सब अलग अलग हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, मुगलों के कंट्रोल में तो है नहीं, ठीक। तो अंग्रेज मुगलों से तो जाके नहीं लड़ेंगे। अंग्रेज इन्हीं शक्तियों से पहले निपटेंगे कि तुम्हारी छोटी छोटी शक्तियों को पहले हम कंट्रोल में ले लें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो शक्तियां हैं, इनको कंट्रोल में लेने के लिए इनके बीच में भी बहुत सारे संघर्ष हुए, ठीक। जैसे कुछ संघर्ष यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक। देखो, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल, कितने दो वॉर देखने को मिलेंगे? दो, एक प्लासी और एक बक्सर। प्लासी और बक्सर दो ही लड़ाइयां तो देखने को मिलेगी यहाँ पे। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर, कितने वॉर हुए इनके बीच में? चार। छह कौन बोल रहा है? चार हुए टोटल, ठीक है। कितने वॉर हुए थे? चार वॉर हुए। चौथे में तो तभी तो टीपू सुल्तान की डेथ हुई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मराठा, कितने वॉर हुए? तीन वॉर हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पंजाब, दो वॉर। तो ये टोटल कितने हो गए? दो चार छः, तीन नौ, दो 11। 11 युद्ध ये पढ़ने हैं आपको, ठीक। तीन आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध अभी देख के आए हम लोग, 14 युद्ध हो गए ये, ठीक है। इसके अलावा कौन से? इसके अलावा बीच बीच में कुछ कुछ युद्ध और भी देखने हैं हमें, जैसे पानीपत की लड़ाई हुई, ठीक है। पानीपत की लड़ाई भी तो देखनी है, बीच में आई थी पानीपत की लड़ाई। जैसे बेदरा की एक लड़ाई है, वो बेदरा की लड़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है, वो भी देखनी है, कहीं आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ दो चार और भी लड़ाइयाँ हैं, कुल मिला के लगभग 20 युद्ध हैं अभी अभी जो आपको देखने हैं, ठीक है। ठीक, 20 ज्यादा नहीं है यार, जरा से युद्ध है, क्या फर्क है, पता भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। 20 लड़ाई है। 20 लड़ाइयों में क्या पढ़ना होता है? अच्छा बताओ, एक लड़ाई अगर पढ़नी होगी क्या पढ़ोगे? बताओ मुनीम, क्या पढ़ोगे? अगर एक लड़ाई पढ़नी होगी तो उस लड़ाई में क्या पढ़ोगे? अगर कोई युद्ध पढ़ना होगा तो उस युद्ध में क्या पढ़ा पढ़ा जाता है? तुम हो मुनीम हो, तो तुमसे पूछे तो तुम बताना। हाँ मुनीम बताओ, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, बोलो। थोड़ी बातें भी करने दो, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया। हाँ, इसी बंद कर देंगे, जैसा तुम कहो वैसा कर देंगे। नाश्ता पानी करके आए हो बढ़िया वाला? नहीं करके आए? कुछ नहीं करके आए? कैसी बातें कर रहे थे? क्या खाओगे बताओ? बिरयानी? तो पीछे बैठा उसकी फिक्र कर लो, तो जल्दी जल्दी बिरयानी तो बोल दिया तुमने। वो क्या खाएगा? 10 रुपए दे देंगे, वेज बिरयानी खा लेगा है। ये भी सही है। चलो, तुम बात ही ऐसी कर दिए तो कुछ नहीं खिलाएंगे तुम्हें। हाँ बताया नहीं, कुछ पूछा था हमने, क्या पूछा था बताओ। अगर कोई युद्ध पढ़ोगे, लड़ाई पढ़ोगे, तो उसके अंदर क्या पढ़ा जाता है? जो हमने पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया है? किसी एक लड़ाई को पढ़ोगे तो उसमें क्या याद रखना जरूरी है तुम्हारे लिए? कौन सी जगह पे लड़ी गई, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। और किस लिए लड़ी गई, कारण क्या था लड़ाई का, ठीक है, बढ़िया। और
कब लड़ी गई, डेट उसकी क्या हो गई। ठीक है, बढ़िया। और 3 पॉइंट हो गए। चलो 3 तुमने बता दिया। हाँ, दूसरे वाले मुनीम, तुम बताओ। 1 सेकंड मुनीम, बताओ कारण। खुश क्यों होता, आराम से बताओ। खुश ही रहते हो हमेशा, ऐसे ही हंसते रहते हो। हम तो नहीं देखे, दांत तो तुम्हारे नहीं दिखते हैं जल्दी, मुश्किल से दिखते हैं। हाँ बताओ। कौन जीता। चलो ठीक है, रिजल्ट कहना चाह रहे हो तुम बेसिकली। ठीक है, और ये बता दी इन्होंने, कुछ अलग बताओ। हम्म, बाकी सब वही है, कॉपी एंड पेस्ट। हाँ तुम बताओ अरमान। अमान। यार सॉरी, अरे कौन क्या है, जो भी है तुम बताओ। क्या यही जो बताए हैं वही है। कॉपी एंड पेस्ट 2.0, ये कहना चाह रहा है। आदि पुरुष, बताओ। बताएं, बोले, देखने को थोड़ी बोले हैं, देखे नहीं होता। बताओ क्या क्या पॉइंट हो सकते हो। अगर कोई युद्ध लड़ा जा रहा है तो उसमें क्या क्या देखोगे, क्या पढ़े हो तुम स्पेक्ट्रम में, युद्ध में क्या क्या पढ़ाया गया है। हम्म। हमारे पकड़ गए। हाँ। हम्म। हाँ तो नया पॉइंट दिया तुमने है। और हाँ, कौन किसके राज्य में था, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। हाँ। हाँ, मतलब अगर लड़ाई हो रही है तो ये देखना जरूरी है कौन सी जगह पे और किस राज्य के लिए हो रही है। राज्य का आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और आमिर कुछ बताओ। परिस्थिति, क्या परिस्थिति कारण है। हाँ बिल्कुल है। और बता, और बताओ। राकेश तुम ही बताओ। सर, 3 नए पॉइंट बताओ, कोई परिस्थिति एक नया पॉइंट था, बढ़िया। बताओ राकेश। बताओ बताओ, इतना समय कहाँ है, बैठे थोड़ी रहेंगे। उत्तराधिकारी के लिए हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध था। हर युद्ध में उत्तराधिकार देखते हैं। हम्म, व्यापार के लिए, ठीक है, व्यापार अच्छा पॉइंट है, व्यापार हर जगह आता है, उत्तराधिकार भी किसी किसी जगह पे आता है। ठीक है, और कुछ। राज्य को बढ़ाने के लिए। हाँ, अच्छा, मतलब साम्राज्यवाद कहना चाह रहा हो, इस तरीके से इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को बढ़ावा देते हैं। सर्वेश, ये जो सुन चुके हैं वो सुनने का मन नहीं कर रहा, कुछ और होता है। सोचो देखते हैं, हाँ है ना? क्या क्या कारण होता है अगर कोई ये करे। हम्म। 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 फायदा और नुकसान, मतलब प्रोज एंड कॉन्स भी इसके देखना जरूरी है। ठीक है, और कुछ। तुमने तो एक ही साथ में सब बोल दिया। वाजिब। व्यापार बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो। और सत्ता में अपनी चाह के शासक को बैठाने के लिए। ठीक।
ये तो उत्तराधिकारी वाली बात हो गई, सही से बोली। और और हम्म, भूमि। हाँ, भूमि तो एक अधिग्रहण करने के लिए वही साम्राज्यवाद की नीति हो गई, वही हो गया। हम्म। और किसी को कुछ भी आ रहा हो बोल सकता है। हम्म। तुम उसे पहले सेटिस्फाई कर लो, फिर हमें बताना वो क्या पूछ रहा है, उसके क्वेश्चन में सेटिस्फाई करो। अगर तुम समझा ले गए। हाँ, युद्ध, धर्म के लिए कैसे युद्ध हो सकता है? तुम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो हैं? हम्म। हम्म, असहिष्णुता, असहिष्णुता। ये पॉइंट तो है। हम्म। कौन सी ऐसी लड़ाई है अभी तक तो तुमने इतनी सारी में पढ़ी जिसमें ये बता दो धर्म कारण था, कि धर्म की वजह से लड़ाई हो गई, कि वो ईसाई नहीं बन रहे थे, चलो उन्हें मारे चल गए। हाँ, ऐसा मेन रीजन तो कोई नहीं है, अभी धर्म हमने रीजन तो कहीं नहीं करा। तो उसका क्वेश्चन इसमें उठना है बिल्कुल सही है, कि धर्म कारण कैसे हो सकता है। हाँ, स्पष्ट मैसूर, मैसूर में कहाँ धर्म है? वो तो व्यापार है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। किस चीज को लेकर? हाँ, किसको टाइटल मिला? ठीक है, लेकिन वो धर्म नहीं है ना, वो तो उनकी कह सकते हैं जिद है, एक कह सकते हैं हठ नीति है, जिसके थ्रू वो लोग झुकना नहीं चाहते हैं कहीं से भी। इसमें धर्म कहाँ से आया कि मैं ईसाई हूँ मैं नहीं झुकूंगा? ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने। ये धर्म हुआ। अगर आप बोलोगे मेन कारण धर्म है, तो धर्म मेन कारण नहीं हो सकता किसी का भी। वो भारत आए क्यों थे, कारण है वो अगर कारण पूछा जाए भारत क्यों आए थे, वो युद्ध के कारण नहीं है, दोनों में फर्क है। वो भारत इसलिए आए थे कि कारण था उनका गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, तीनों। अब इसके अंदर अगर आप बोल देते ग्लोरी, महिमा प्राप्त करने के लिए वो लोग लड़ रहे थे, ठीक है, लॉजिकल है, महिमा प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, ग्लोरी प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, गोल्ड, गोल्ड प्राप्त करने के लिए, ठीक है चलो पैसा चाहते थे, पैसा प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन गॉड, धर्म, धर्म को प्राप्त करने के लिए, धर्म का अपना फैलाने के लिए क्यों नहीं शादी लड़ रहे थे? ये बात अगर आप मुगलों को लेके या फिर दिल्ली सल्तनत के पुराने शासकों को लेके बोलते तो थोड़ा लॉजिकल हो सकता था, क्योंकि वो धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के अंदर घुसे भी थे, और भारत में उन्होंने साम्राज्यवाद को फैलाने की कोशिश भी इसलिए की थी क्योंकि औरंगजेब क्या चाहता था कि मैं दक्षिण भारत में भी अपने धर्म को लेकर पहुंच जाऊं। वहाँ कह सकते हो इस बात को। लेकिन अंग्रेजों की ये नीति नहीं दिख रही कि वो कहीं पे भी धर्म के लिए लड़े हों, कारण नहीं है। वो प्रॉफिट, मैं तो लड़ाइयाँ पूछ रहा हूँ, लड़ाइयाँ यहाँ पे जो जितनी लड़ाइयाँ मैंने 20 लगभग पढ़ाई हूँ, ये लड़ाइयाँ क्यों हुई, इनके कारण क्या थे, क्यों होती थी, बस ये पूछ रहा हूँ, जिसके अंदर धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म थोड़ा एक्सट्रीम चीज हो जाएगी, यहाँ पे धर्म के कारण लड़ाई हुई, ये मत लिख देना, काट देगा वरना एग्जाम में क्वेश्चन। हमसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था एक क्वेश्चन,
और क्वेश्चन ये था, उन्होंने पूछा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, अभी तुम लोग ने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ाएंगे। तो 1857 के विद्रोह के पीछे के कारण क्या थे कि वो विफल हो गया। विफल हो गया, कारण ये विफल हो गया था वो 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह के विफल होने के जब उन्होंने कारण पूछे, तो कारण पूछते ही मैंने तुरंत बोल दिया था सैनिक। मैंने सोल्जर बोल दिया, तो मैंने सोल्जर से बोला, तो उन्होंने पकड़ लिया मुझे तुरंत। सिर्फ इतना बोला ही था मैंने, सैनिक। उन्होंने आगे सुना भी नहीं, तुरंत पकड़ लिया। तुम जैसे धर्म बोलोगे ना, उठा उठा के पटकेंगे तुम्हें, सच बता रहा हूँ मैं। पटकने का मतलब ये नहीं कि हाथ से उठा के पटकेंगे, शब्दों से ऐसा पटक देंगे कि परेशान कर देंगे। अब जब मैंने वहां सैनिक बोल दिया, और जो कि रीजन है, बाद में मैंने प्रूव भी की इस बात को, तो मैं जैसे सैनिक कहाँ से पढ़ के आए हो? मैंने कहा सर किताब से पढ़ा, बुक से पढ़ा मैं। कौन सी किताब पढ़ते हो? तो मैंने कहा सर स्पेक्ट्रम पढ़ी है, ताज महल की जो है, बिपिन चंद्रा पढ़ी हुई है मैंने, मजूमदार की किताब पढ़ी हुई है, एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, और फिर अपने पर्सनल नोट्स भी हैं, उसको भी देखा है। तो वहाँ पे सर यही कारण लिखे हुए हैं कुछ। कह रहे इतनी सारी किताबें पढ़े तभी तो तुम्हें सही से पता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर शायद यही है। तो वो ये भी नहीं चाहते तुम उससे बहस करो, ये भी नहीं चाहते। तो मैंने कहा सर मेरी बात सुन लीजिएगा। नहीं क्या सुने, तुम्हारे दिमाग में आ भी कैसे गया कि तुम सैनिक बोल दिए और मैंने तुमसे कारण पूछे, चलता गया। और वो साइकोलॉजिकल अटैक नहीं होता है जो, और वो करना उन्होंने शुरू कर दिया, जलील करना इस तरीके से। और मैं कुछ नहीं, वो मतलब ये था कि आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं ऐसा फंसूं किसी तरीके से कि हैरानियत हो जाए इस बंदे को कि इसको प्रेशर पूरा मोटिवेशन गिरा दो इसका यहीं पे। तो बस वही ढूंढते हैं वो लोग। और उन्होंने मुझे किया, बहुत तगड़े से दलील किया पूरे पैनल के सामने बैठ के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, क्या पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ा है, ऐसे ऐसे करके। तो फिर मैंने कहा चलिए सॉरी सर, मुझे पता नहीं सर फिर इस बारे में जो आप पूछना चाह रहे हैं। तुरंत क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया। वो यही चाहते थे कि ये सॉरी बोले, सॉरी बोल के क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया। फिर एक बंदे ने मुझसे पूछा, बगल में बैठा हुआ था, गांधी जी की जो उपलब्धियां थी 1915 से लेके 1947 तक, उसके बदलते स्वरूप के बारे में बता दीजिए। और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन मुझे मौका दिया गया था जान पूछ के कि जो मैं अभी हेजिटेट हो गया हूँ, डिमोटिवेट हो गया हूँ, यहाँ से मैं अपना मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस लेवल अप कर सकूँ। वो क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था मुझसे। और उन्हें पता था कि अगर ये कॉन्फिडेंट लड़का हुआ तो ये यहाँ संभाल ले जाएगा, नहीं होगा तो ये यहाँ पे भी गिरेगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने 1915 से लेकर 1947 तक गांधी जी के असहयोग आंदोलन से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक हर एक आंदोलन को बहुत बारीकी से और प्यार से समझा दिया। अच्छे से, बिना उसके। तो पैनल में थर्ड पर्सन और बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा, वो समझ गया कि लड़के में बात तो है कुछ ना कुछ, और ये उस समय कुछ बोलना चाह रहा था। सर जी ने बोलने नहीं दिया, वो बूढ़े थे बहुत, जिन्होंने मुझे हौका था तंगड़े से, बहुत बूढ़े थे, ठीक है। तो वो थर्ड पर्सन जो था वो थोड़ा यंग था, हम लोग की एज वाला था। उसने बोला अभी आपने थोड़ी देर पहले 1857 के विद्रोह के दौरान जो सर ने आपसे पूछा था, आपने सैनिक बोला था। मैंने कहा हाँ सर बोला था। बोले आप एलेबोरेट करोगे उस बात को क्या? मैंने कहा सर बहुत देर से यही तो कहना चाह रहा था, अब आपने पूछ लिया तो मैं बता देता। तो मैंने कहा सर 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो उसके अंदर 50% सैनिकों का उपयोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी हमारे 50% सैनिकों को दबाने के लिए, क्योंकि हमारे ही सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के पास में, और वो हमारे ही सैनिक से हमारे ही सैनिक को दबाने का काम कर रहे थे। तो मैंने कहा सर वो सैनिक कारण एक थे जो विफलता का कारण बने थे। अगर वो 50% सैनिक भी हमारी तरफ होते तो हमको कोई भी पावर हरा नहीं सकती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी हमें कभी दबा नहीं सकती थी। तो वो बूढ़ा वो बैठे थे, कह रहे अच्छा ये कहना चाह रहे थे तो। मैंने कहा सर बहुत देर से ये तो समझा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो तुम ठीक कह रहे थे। तो मैंने कहा वही तो आप नहीं सुन रहे थे, मैं यही तो बताना चाह रहा था, क्योंकि सिर्फ सैनिक कहते ही उन्होंने मुझे वहां पकड़ लिया था। लेकिन कभी कभी कोई आपको एलेबोरेट नहीं करने देगा, ये बता रहा हूँ मैं इंटरव्यू के एक्सपीरियंस। आप ऐसे कभी शब्दों को यूज मत करना। वो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सैनिक बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे कोई और शब्द को वहां पे यूज करना चाहिए था। मैंने पहला शब्द ही सैनिक बोल दिया, वो वहीं पकड़ लिया मुझे कि सैनिक कैसे जिम्मेदार हो गए विफलता के लिए? सैनिक तो हमारे भारतीय थे, हमारे भारतीय कैसे जिम्मेदार हो गए? उनका मतलब ये था, वो इस बात पे गुस्सा हो गए कि आपने सैनिकों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया सीधा सीधा उठा के। तो ये है। अब जैसे तुमने धर्म बोला ना, धर्म बोलते ही वो अटैक कर देंगे तुरंत, कुछ नहीं सुनेंगे, फिर देते रहो एक्सप्लेनेशन। इंटरव्यू में ये चीज बहुत ही ज्यादा नोटिस की जाती है। अभी चल जाएगा, प्री में चल जाएगा, मेंस में चल जाएगा, लॉजिक जो लगाना लगाओ बैठ के, अपने हाथ में है सब कुछ। लेकिन सामने जब कोई पैनल में बैठा होता है ना,
वो जब फिर आपसे लेता है इंटरव्यू और फिर जब आपको घेरता है, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके का इंसान है, हर तरीके का। एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है जो ये पढ़ रहा होता है आपका दिमाग, वो पढ़ रहा होता है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या-क्या हैं, चेहरे पे क्या-क्या भाव हैं और क्या-क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पे महसूस कर रहे हो बैठ के। अब ये क्या आंसर देगा और ये सच बोल भी रहा है या इसी बनावटी आंसर दे रहा है, सब हमें सब पता चल जाता है। तुम लोग क्लास में से बोलते हो कि कौन से भाव से बोल रहे हो, तो वो तो साइकोलॉजिस्ट है। वो तो इसी पे रिसर्च करेगा, मेन फील्ड ही उनकी है। उसको तो सब पता चल जाता है, माइंड रीडिंग करते हैं वो लोग वैसे। इसलिए इंटरव्यू में बोला जाता है बहुत ही लॉजिकल, ट्रू और पॉइंट टू पॉइंट रहने की ज़रूरत होती है। नहीं पता है सीधे सॉरी बोल दो, सॉरी नहीं पता है, अभी मैं सर इस चीज़ को याद नहीं कर पा रहा हूँ, मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, बस। खुश हो जाएंगे वो उस बात से, कहेंगे ठीक है बच्चा सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, इसका होगा। लेकिन अगर लड़ गए, जिद पे आ गए, नहीं सुनो मेरी बात, ऐसे कैसे नहीं सुनोगे, अरे सुनो। एक इंटरव्यू देने गया एक लड़का, और वो पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए, उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के दौरान वो अच्छा नहीं जा रहा था, बहुत अजीबोगरीब इंटरव्यू दे रहा था। तो वो कुछ भी पूछते थे बड़े अजीब से। 5 मिनट हुए, 5 मिनट बाद उससे बोले ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। बोला नहीं जाऊंगा, ऐसे ही सामने इंटरव्यू में पैनल से कह रहा है वो नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएंगे, आपको तो इंटरव्यू हो गया। बोले सबका 20-20 मिनट ले रहा हूँ, मेरा 5 मिनट लोगे, मेरा भी 20 मिनट लो। तो हाँ, हाँ, जेएनयू का था, सुना है तुमने ये? जेएनयू का था, वो रील आई थी उसी में सुना। प्रोफेसर जो कह रहा था, बोले वो जेएनयू का था क्या, बोले हाँ जेएनयू का था। तो बोले सबका 20 मिनट ले रहा हूँ, मेरा भी 20 मिनट लो। हाँ, बोले तो नहीं लेंगे 20 मिनट, बोले क्या करो, तो बोले अभी जाके कंप्लेन कर दूंगा, जाके सबका 20 मिनट लिया, मेरा 5 मिनट मैं निकलवा लूंगा सारा रिकॉर्ड उठा के, सब तो लिखा रहेगा। बोले ठीक है। बोले फिर वो 15 मिनट वो भी बैठे रहे और 15 मिनट वो भी बैठा रहा, और दोनों खामोश चुपचाप बैठे रहे। वो उनको देख रहा है बैठ के, वो उन्हें देख रहा है भाई, सब देख रहे हैं बैठ के। बोले 20 मिनट हो गए, बोले हाँ अब जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 20 मिनट पूरे हुए, चला गया बाहर उठ के, ठीक है चला गया। ये होते हैं जिद्दी लोग कुछ। आज के समय में वो लड़का ऑफिसर है, उस इंटरव्यू से नहीं बना था, ये मत समझ लेना तुम लोग भी वही करके चले आओ तो उसी से बन जाओ, लेकिन वो आज के समय में ऑफिसर है। ठीक है, उन्हें सीखा होगा, कुछ गलतियां की होंगी वहां पे, आगे सीख के फिर उसके बाद में उसको परफॉर्म किया। मैंने पीसीएस का दिया है इंटरव्यू, आईएएस का मेंस लिखा है मैंने, पीसीएस का दिया। और इंटरव्यू कभी भी लाइफ में जब भी देना, तो ट्रू रहना, सच से सच ही जो होता है, सत्य जो होता है वो बहुत मैटर करता है। कभी भी आप बनने की कोशिश करोगे या फिर थोड़ा बहुत भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करी, जरा सा भी हो, तुरंत आपको ऐसा घसीटते हैं पकड़ के। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 2-3 इंटरव्यू फेस किया और 2-3 के अंदर हर जगह एक घटना हुई है मेरे साथ। हर जगह एक घटना, तो ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये घटना हुई थी। और ऐसी घटना हर जगह कहीं ना कहीं हुई है कि एक बार इंटरव्यू के अंदर मुझसे पूछा गया था कि आप ये बताइए कि अगर आप कल को आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, अगर आप बन गए, या पीसीएस अधिकारी अगर आप बन गए, तो आप अधिकारी बनने के बाद में सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? ठीक, क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सब पूछते हैं हर तरीके से पूछते हैं। तो मैंने कहा सर सबसे पहला कार्य मैं ये करूंगा, मैं जाके ज्वाइनिंग लूंगा। ठीक है। बोले ओवर स्मार्ट बन रहा हूँ, मैंने कहा नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला सिलेक्शन के बाद इंसान क्या करता है, ज्वाइनिंग लेता है। उन्हें क्या लगा ये आंसर ये देगा कि मैं समाज की सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा जाके, मैं वो करूंगा जाके। मैंने कहा सबसे पहले तो ज्वाइनिंग लूंगा जाके, वहाँ पे जो भी उसकी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करूंगा। तो उसमें एक शिक्षा भी है, थोड़ा नाराज हो गया, ओवर स्मार्ट बंदा। नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है, यही करूंगा। उसके बाद में मुझे लग गया कि ये नाराज हो सकते हैं इस बात से, तो मैंने फिर उस बात को खत्म किया। ज्वाइनिंग तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक प्रोसीजर का है, करना ही रहती है। लेकिन मैं सबसे पहले ज्वाइनिंग लेने के बाद में जो भी अपना जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग होगी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर एक रिसर्च करूंगा, स्टडी करूंगा जाके कि क्या क्या यहाँ पे समस्या है। पहला काम मेरा यही होगा। तो क्वेश्चन टला, उसके बाद हुआ, क्योंकि मुझसे किसी ने एक बात बोल के रखी थी कि कभी कभी इंटरव्यू जब लेना देना, तो सामने वालों को कुछ इस तरीके से भी उनसे बात करना कि वो थोड़ा सा मुस्कुरा दें, हंस दें, ये ना लगे कि बंदा बहुत डरा हुआ बैठा हुआ है। तो कभी कभी उन लोगों को ऐसा भी करने की ज़रूरत होती है।
जैसे विकास दिव्य कीर्ति अभी लखनऊ आए थे, ठीक है, उनका अगर आपने इंटरव्यू सुना होगा, ठीक है, एटलीस्ट बड़ी पर्सनैलिटीज को सुना करो, बहुत काम आती है। मैं आज भी सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कि खुद टीचर बन गया तो बहुत काबिल बन गया होगा, नहीं, मैं आज भी सबको सुनता हूँ। जो सीनियर्स हैं वो सीनियर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, और जो जिस काबिल है वो उस काबिल है। विकास दुबे कीर्ति विकास दुबे कीर्ति ही है, और वो आज के समय में पढ़ाते वढ़ाते भी नहीं है, सब छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो ऐसी ब्रांड बन चुके हैं। तो उन्होंने इस बात को बोला है, अभी इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने इस बात को बोला था, ये बाद में उन्होंने उनसे भी सुनी मैंने, मुझे और पुष्टि हो गई इस बात की, बात तो सही है। उन्होंने बोला जब भी इंटरव्यू देने बैठो तो ऐसे मत बैठो मनुष्यों की तरह चेहरा बना के, कि मतलब यार मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा मातम आया हुआ है, तो वो लोग भी देख के आपसे निराश ना हो, खुश रहे, ठीक है, तो इस तरीके से रहे। तो बोले एक क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे, ये भी विकास कीर्ति का सेमिनार है, जाके देखना, लखनऊ में पड़ा हुआ है। बोले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इस तरीके का कि बताओ भैया गर्लफ्रेंड है या नहीं है, ठीक, तो बोले कि आंसर दे देना सर नहीं है, या दे देना हाँ सर है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आंसर हो गया, इसको एक्साइटेड कैसे बनाओगे और अच्छा कैसे बनाओगे, ठीक है। तो अब ये तो नहीं पूछेगा गर्लफ्रेंड है या नहीं है, या किस तरीके का पूछेगा, विवाह हो गया या नहीं, सामने वाला अगर पूछेगा तो कुछ इस तरीके से बोल दो कि सर मैं तो करना चाहता हूँ, कुछ सामने से करना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, सामने वाला जितना भी होगा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, माहौल हल्का फुल्का बन जाएगा, सर मैंने कोशिशें तो बहुत करी लेकिन सामने से बना हो जाता है बार बार, मैं क्या करूँ। तो बोले ऐसे कोशिशें, ये चीजें होती है ना, इंसान के सामने वाले के चेहरे पे एक भाव ले आता है, थोड़ी खुशी ले आता है। इससे क्या होता है, वो भी समझ जाता है चंचल है लड़का या लड़की जो है चंचल है थोड़ी बहुत, मतलब ये अगर पब्लिक के बीच में जाएगी, ऑडियंस के बीच में जाएगी तो संभाल ले जाएगी मेरा। और वहीं तुम काबिल बने, अपने आप को ओवर स्मार्ट बने, तो वो उन्हें पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा मासूमियत वाला आंसर भी दे दो और सामने वाला खुश भी हो जाए उससे, और आपका काम भी हो जाए। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं, और ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, आज के समय में सबसे चर्चाएं होती हैं, बहुत अच्छी चर्चाएं होती हैं। बीटेक के अंदर थे हम, जब बीटेक कर रहे थे, तो हमारा एक कंपनी आई थी, उस कंपनी में इंटरव्यू हो रहा था, एसएस कंपनी थी, तो उसमें इंटरव्यू हो रहा था। अब वहाँ मैनेजर आई थी एक, ठीक है, मैनेजर की एज थी उस समय 27-28 साल की होंगी, हम तो उसमें 21 साल के, जब हमारा बीटेक फाइनल ईयर था। तो वो आई, काफ़ी यंग चार्मिंग जैसे होता है उस तरीके की थी, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, तो बैठी सामने इंटरव्यू ले रही थी। इंटरव्यू लेने के दौरान उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन ये था कि अगर मैं आपको डेट करना चाहूँ तो आप मेरे साथ डेट पे चलेंगे या नहीं। अब बताओ क्या आंसर दूँ, मैं हाँ कह दूँ तो झगड़ा खाऊंगा, मैंने ना कह दिया तो बुरा लग जाएगा, इन्हें बुरा भी लग सकता है, नहीं ना मना कर रहा है, मैं सामने से ऑफर कर रही हूँ तो मना कर रहा है, और अगर मैंने हाँ कह दिया तो बदतमीजी हो जाएगी, कि बदतमीजी कर रहा है बैठ के, मतलब मैंने तो चेक करने के लिए इसे किया था। अब ये होता है एथिकल डायलेमा, कि आपको डायलेमा की सिचुएशन में डाला जाता है, चेक किया जाता है, इस तरीके की चीजें की जाती हैं। मैंने उससे बोला था अभी छोटा हूँ मैं, इन सब चीज़ों के लिए भी छोटा हूँ, जब मेरा फ्यूचर सेटल हो जाएगा सारी चीज़ें हो जाएंगी, और अगर इन फ्यूचर उम्मीद है आपकी कंपनी में नौकरी करने को मिलेगी मुझे, तो रोज देख के चलेंगे, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो वो हंसी, हंसने के बाद में तो चलो ठीक है, चलो। सीधे ना भी नहीं कहा मैंने, सीधे हाँ भी नहीं कहा मैंने, तो बात को थोड़ी इस तरीके से घुमा दिया कि वो थोड़ा बहुत उन्हें सही लगता है, ठीक है। बेसिकली अगर एक भाषा में बोला जाए तो आपको बकलोल होना चाहिए इस इंटरव्यू को देने के लिए, मतलब कोई भी सामने से आपसे कुछ भी पूछे, आपको बातें बनानी आनी चाहिए, और बातें बनानी ऐसी आनी चाहिए कि सामने वाले को झूठ ना लगे, वो सच लगे। ठीक, मोदी जी खड़े हो जाते हैं ना इंटरव्यू देने या कहीं स्पीच देने, खुल के मुंह पे झूठ बोल देंगे, और सामने वाला क्या बोलेगा, अरे मोदी जी जिंदाबाद, है, क्योंकि मोदी जी की एक एक बात उन्हें सत्य लगती है, सच लगती है, वो कुछ भी बोल दे, कैसा भी बोल दे, लगती है। अमित शाह, कुछ ऐसे हैं लीडर्स हैं हमारे पास में कि जनता को कुछ भी बोलेंगे जनता खुश हो जाएगी, मान लेगी, ठीक है। वो पर्सनैलिटी होती है कि आप सामने वाले के मुंह पे भी झूठ बोल लो, उसको लगे नहीं सच है, एकदम सच है, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, बस सरकार आने दो, एक एक के अकाउंट में आएंगे। अब तो शायद जाने भी वाली है गवर्नमेंट, आने की छोड़ो, 10 साल हो गए, ठीक, कोई भी सरकार अभी तक का रिकॉर्ड है 10 साल से ज़्यादा रुकी नहीं भारत के अंदर, हाईएस्ट 10 साल का ही कार्यकाल है। अगर जीते मोदी जी तो ये रिकॉर्ड होगा आपका, ठीक है, और अगर नहीं जीते
तो फिर 10 साल गुजर चुके हैं, 15 लाख तो छोड़ो, 1500 भी नहीं है किसी जगह में, लेकिन बोला गया, सबने माना भी। आज भी उस बात के ऊपर लोग लड़ जाते हैं कि नहीं अभी भी आएंगे, रुको, आने वाले हैं, ठीक है, अभी भी डिस्कस करोगे तो अभी भी आने वाले हैं, लोग लड़ जाते हैं आज के समय में, ठीक है। तो बातों को एज अ लीडर आप लोगों के बीच में कैसे रख देते हो, वो इम्पोर्टेंट है। अवध ओझा जी एक बात कहते हैं, बहुत पॉपुलर हुई, सिलेंडर वाली ना, तो उन्होंने बोला जो बेवकूफ है उसे बनाना ही चाहिए, जनता है बेवकूफ बनाओ, और जो समझदार है वो पहले से ही राजनीति में है मोदी जी समझदार, अमित शाह समझदार हैं, पहले से राजनीति में है वो लोग, उन्हें पता है इन लोग को कैसे मैनिपुलेट करना है। 2024 जनवरी इलेक्शन है, 2024 फरवरी में, ठीक है, 2024 जनवरी में और 2024 फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा, फरवरी मार्च में। 2024 जनवरी के अंदर राम मंदिर का भव्य पूरी तरीके से क्या हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है 2024 जनवरी में। डेट और क्यों नहीं रखी गई कोई, पहले या बाद में क्यों नहीं रखी गई, उससे पहले ही क्यों, सटीक टाइम पे ही क्यों रखी गई, चुनाव, ठीक है। तो जनता को जैसे जनता हैंडल हो वैसे हैंडल करो, जनता खुश हो जाएगी। 1 महीने में तो ऐसा वोट गिरेगा इधर सीधा, पूरा माहौल जिधर बनना है बनने दो, 1 महीना आएगा बस सारा वोट इधर, सब भूल जाएंगे बेरोजगारी, सब भूल जाएंगे कि जॉब नहीं मिल रही है किसी को, युवा परेशान घूम रहे हैं, सब ये भूल जाएंगे कि कितने लोगों ने, कितने फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया इतने समय में, सब भूल जाएंगे। सब ये भूल जाएंगे कि हमारे घर का राशन पानी खर्चा कैसे चल रहा है, भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, लेकिन एक उपलब्धि दिख जाएगी सब, कोई दिक्कत नहीं दिखेगी, फिर उसके बाद में फिर वैसे ही चलता रहेगा इंसान, ठीक है। धर्म पे चर्चा शुरू हुई थी, धर्म पे आ गई, तो धर्म कभी आपको खाने पीने को नहीं देगा, है ना, धर्म कभी खाने पीने को, तो धर्म के नाम पे वोट करा जाता है। गांधी जी ने इसी बात को बोला था बहुत समय पहले, और गांधी जी ये बात बोल के गए थे, धर्म के नाम की राजनीति भारत के अंदर कभी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा चलेगी, और धर्म को राजनीति से अलग अलग करना इम्पॉसिबल सी चीज़ है। आगे आने वाले लोगों ने बोला जब तक धर्म से राजनीति को नहीं अलग किया जाएगा तब तक इस देश का कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग यहाँ धर्म के नाम पे वोट देते रहेंगे और रोजगार, बेरोजगारी या फिर पॉवर्टी, गरीबी, भुखमरी, प्रेस इंडेक्स, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब साइड में पड़े रह जाएंगे, जो टॉपिक्स हैं हमारे, है ना। ये होता है, ये किसी भी धर्म के साथ में होता है, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा मैं। अभी ओवैसी लंबा लंबा चिल्लाते हैं ना हैदराबाद में खड़े हो गए, देख लो, एक तरफ वोट गिरता है पूरा का पूरा जाके, धर्म, हम लोग धर्म के नाम पे वोट देने वाले लोग हैं ना, हम लोग बटे इसी तरीके से, हमको बांटा ही ऐसा गया। पहले जातियों के नाम पे वोट चलते थे, ये यादव है चलो यादवों को वोट देते हैं, ठीक है, ये पठान है चलो पठानों को वोट देते हैं, ऐसा चला करता था। अब आज के समय में क्या होता है, धर्म के नाम पे वोट हो गए, धार्मिक वोट गिरते हैं, इस तरफ ऐसा करके ये सब चीजें हो गई, और ये खतरनाक है किसी भी देश के लिए, क्योंकि जिस देश में ऐसा होना शुरू होता है वो श्रीलंका बन जाता है। श्रीलंका की कहानी आप सबने पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, अभी अभी बैंकरप्ट हुआ था पिछले साल, बुरी तरीके से बैंकरप्ट हुआ था। कहानी क्या थी, बुद्धिस्ट वहाँ पे जितने भी रहते थे वो सारे के सारे जितने भी लोग थे मैक्सिमम पॉपुलेशन में थे, और वो सारे लोग मिलके किसको दबाते थे, वहाँ की माइनॉरिटीज को दबा दिया करते थे धर्म के नाम पे, क्योंकि धार्मिक वोट एक तरफ पड़ता था, सब वहाँ पे बुद्धिस्ट 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 रहा करते थे, और उसमें हिंदूज को दबा दिया जाता था, मुस्लिम को दबा दिया जाता था, क्रिश्चियंस को दबा दिया जाता था। हुआ क्या, एक समय ऐसा आया ये लोग दबते 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 परेशान हो गए, और इन्होंने क्या करा, पूरी श्रीलंका में आग लगा दी, भड़के, और क्या करा, श्रीलंका में आग लगा दी। आग लगाने के लिए एक बंदा काफी होता है, ये तो 15% लोग थे, जला दिया श्रीलंका, और श्रीलंका आज तक उस कर्जे से वापस नहीं आता है, उठ नहीं पाया, बर्बाद हो जाते हैं। वरना श्रीलंका का इतिहास ये है, श्रीलंका एकमात्र पूरे विश्व में वो देश था जिस देश के ऊपर कभी भी दुनिया का कोई उधार नहीं रहा, वर्ल्ड बैंक से भी उधार लेता था तो उसी के उसी साल पैसा पूरा वापस कर देता था, पूरा। कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जिसने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया हो और आज तक पूरा चुका दिया हो, कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसका पूरा का पूरा खाता क्लियर हो एकदम कि नहीं मेरा तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश था दुनिया में, और आज के समय में चाइना तक उसके ऊपर जा जाके इतनी उधारी दे दे के पूरा श्रीलंका खरीद चुका है चाइना आधा, ये होता है। तो धार्मिक तरीके से पॉलिटिशियन बांट तो देते हैं लोगों को, लेकिन उससे नुकसान किसका होता है, देश का होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नहीं होता।
है ना। खैर, आते हैं इसके ऊपर वापस से। ये सब वॉर है, वॉर के बाद में बंगाल का वॉर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल। ये रेस्ट ही चल रहा था, ये मत सोचना रेस्ट दिया था मैंने, ये रेस्ट ही चल रहा था। ठीक है, अब रेस्ट के बाद फिर से पढ़ाई करेंगे। चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल। तो बेसिकली दो वॉर हुए इन दोनों के बीच में। एक तो हमारा प्लासी का देखेंगे और एक क्या देखेंगे, बक्सर का देखेंगे। क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टॉपिक है, तो इसके बारे में हमको कारण भी जानना जरूरी है, इसके घटनाक्रम या फिर जो जो चीजें हुई हैं वो जानना जरूरी है। क्या कारण थे जिसकी वजह से हार गए प्लासी का युद्ध, कौन, बंगाल। उसके बाद क्या इम्पैक्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़े इसके, इसको देखना भी जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसकी, कौन्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो कौन्स को मकई लिखा हुआ है। कौन का मतलब मकई, मक्का जो होता है उसको कौन बोला जाता है, तो ट्रांसलेट तो क्या क्या हो गया है, मकई हो गया है। गलत ट्रांसलेशन है। हार के लिए कारण आएंगे वो। ठीक, हाँ गलत। हाँ, प्रथम है जो बेसिकली है वो है 56 से 57। कहानी 56 से ही शुरू हुई थी, क्योंकि 56 के अंदर एक ट्रीटी साइन हुई थी, किस किस के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। उस ट्रीटी को बोला जाता था अली नगर की संधि। याद रख लो, एकदम रख लो इस चीज को, अली नगर की संधि। अली नगर की संधि हुई 1756 के अंदर, किस किस के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, इन्हीं के बीच में आगे की लड़ाई भी देखने को मिलेगी आपको। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में अलीनगर की संधि इस बात पे हो गई थी कि अंग्रेज चाहते थे बंगाल के ऊपर ट्रेड व्यापार करना, और व्यापार करने की उनकी जो इच्छाएं थी, वो इच्छाएं कुछ साफ सुथरी दिख नहीं रही थी सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला ने क्या बोला कि बंगाल के अंदर जितनी भी टेरिटरी है उसके ऊपर मैं कब्जा तो नहीं करने दूंगा, आप कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ व्यापार करने की कुछ शर्तों पर मंजूरी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे अलीनगर की संधि साइन हुई। लेकिन अलीनगर की संधि से ये लोग माने नहीं। उन्होंने क्या बोला, अली नगर की संधि नहीं, हमको व्यापार के लिए रास्ता चाहिए, हमको व्यापार चाहिए। ठीक है, तो व्यापार के लिए बेसिकली इनको जगह चाहिए थी, इसलिए इन्होंने क्या करा, कारण ये बन गया इसका कि व्यापार के लिए इनको जगह चाहिए थी, और व्यापार ये लोग अपना बढ़ाना चाहते थे, अपने साम्राज्यवाद को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, और साथ ही साथ में कैपिटलिज्म, क्या बोलते हैं कैपिटलिज्म को हिंदी में, हाँ, पूंजीवाद। पूंजीवाद व्यवस्था को भारत के अंदर प्रमोट करना चाहते थे। तो बेसिकली ये कारण था जिसकी वजह से हुआ। अब देखो, कारण भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक कारण, और क्या होते हैं तत्कालिक कारण, दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे। वास्तविक पूछेगा तो औद्योगिक रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में 1750 और 60 में ही शुरू हुआ था, और ये वही समय है। तो ये लोग क्या करना चाहते थे, अपनी इंडस्ट्रीज लगाना चाहते थे। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या, इंडस्ट्री लगाओ और इंडस्ट्री लगाओ, खूब सारी इंडस्ट्री लगाओ, और इंडस्ट्री लगाने के लिए जगहें ढूंढो। जगह क्या मिल गई, भारत में मिल गई। तो ये बंगाल के अंदर क्या लगाना चाहते थे, अपनी इंडस्ट्री लगाना। क्यों, क्योंकि मुर्शिदाबाद एज बिग एज लंदन, लंदन की तरह है, तो सबसे रिच क्या था, बंगाल। तो बंगाल के अंदर ये लोग अपनी पहली इंडस्ट्री लगाना चाहते थे। तो जब 1750 से 60 की बात हुई तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, इसलिए ये भारत के अंदर अपना साम्राज्यवाद फैलाना चाहते थे। पूंजीवाद दूसरा था। पूंजीवाद मुनाफा जो था, कैपिटलिज्म बोलते थे, उस समय के सारे लोग पूंजीवादी बन गए। मतलब पूंजीवादी लोग जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ये सब लोग कौन है, पूंजीवादी लोग हैं, व्यापार को फैलाने वाले लोग हैं। पूंजीवादी लोग क्या देखते हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, फायदा देखते हैं। उनके लिए गॉड क्या है, प्रॉफिट, मुनाफा। मुनाफा ही उनके लिए गॉड है। तो यहाँ के लोगों ने क्या करा, बोले ठीक है, हम लोग रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे, और उससे क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, ये बेसिकली दो कारण थे, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एक कैपिटलिज्म, मतलब औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद, दो कारण थे जिसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद देखें तत्कालिक कारण की अगर बात करें हम लोग, तो तत्कालिक कारण में सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता की अतिरिक्त किलेबंदी कर रही थी। मतलब किलेबंदी करके ये अपना ट्रेड तो छोड़ो, मतलब अपनी भूमि को भी ग्रहण करने की बात कर रहे थे जो सिराजुद्दौला की थी। तो एक तो कारण ये बन गया। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दस्तक व्यापार करने का निःशुल्क पास होता है। दस्तक किसको बोलते हैं, एक पास होता है, जिसके पास होता था वो व्यापार फ्री में कर सकता था। अंग्रेजों के पास में ये पास था, और ये पास देने कौन देके इनको कौन गया था, तो एक मूर्ख बादशाह था भारत का, जिसका नाम था फर्रुख सियार।
मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को फ्री में व्यापार करने का पास दे दिया, बोले करो व्यापार पूरे भारत में फ्री में। सोचो जरा, गधापन है या नहीं? तो फ्री में व्यापार करने का पास दे दिया था, तो निःशुल्क पास था इनके पास, जिसका ये लोग क्या करते थे, दुरुपयोग किया करते थे। मतलब भारतीयों के ऊपर कर लग रहा है, लेकिन बाहर से आए हुए लोग जो है वो व्यापार फ्री में करें, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, इस पर आधारित था। 1717 में ये फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया था, ये बात लिखते हुए। कंपनी की नियुक्ति जो थी, बंगाल के राजस्व या राजकोष को हानि होने लगी। कुछ लिखा है इधर, ये तो अजीब ही हिंदी लिखी है। Employees of company started in their personal trade also lost to the revenue of Bengal or the state। मतलब जो भी एम्प्लॉयज थे कंपनी के, वो यहाँ पे अपना पर्सनल ट्रेड शुरू कर दिए, पर्सनल व्यापार। एक तो एम्प्लॉय कंपनी के वो हैं, जैसे मेरी कोई सरकारी नौकरी है और मैं सरकारी नौकरी के साथ में क्या कर दूँ, एक प्राइवेट बिजनेस भी शुरू कर दूँ, और उस प्राइवेट बिजनेस से मुनाफा कमाओ, मुनाफे से मुझे टैक्स भी ना देना पड़े, कर तो देना ही नहीं पड़ता है। और वो कर किससे लूँ मैं, लोकल लोगों से लेना शुरू कर दूँ, सब मेरा ही, भारतीयों का क्या। तो ये गलत तरीके से इस चीज़ का फायदा उठाने लगे। ठीक है, अब देखो इवेंट्स क्या हुए जब इतनी सारी बातें हो गई, तो ये हुआ। देखो सिराजुद्दौला ने 1756 में क्या करा, अंग्रेजों के ऊपर अटैक करा, और भागते हुए अंग्रेज कहाँ पहुंचे, फुल्टा द्वीप के ऊपर पहुंचे। फुल्टा द्वीप वहीं पे एक जगह है, वहां पहुंचे। और जब वो वहां पहुंचे भागते हुए, अंग्रेजों को मदद किससे मिल गई, मद्रास। मद्रास ने क्या करी, मदद कर दी अंग्रेजों की यहाँ पे, क्योंकि मद्रास भारत की टेरिटरी थी, और भारत की टेरिटरी वालों ने ही किसके खिलाफ, बंगाल के खिलाफ मदद कर दी उनकी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ में षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया इन सब चीजों को लेके। ठीक, सिराजुद्दौला भी कम नहीं था, सिराजुद्दौला ने क्या करा, सबको पकड़ा और एक काल कोठरी में बंद कर दिया। ठीक, और काल कोठरी में बंद करने के बाद में आधे से ज्यादा क्या, मैक्सिमम 90% लोग मारे गए इसके अंदर। इसका इन्होंने और आरोप लगाते हुए बोले ठीक है चलो अब तो पक्का लड़ाई होगी। लड़ाई होते होते सिराजुद्दौला ने ऐसे षड्यंत्र रचे, मीर जाफर जो मीर बख्शी था, कमांडर था। क्या चीज, कौन सा? हाँ, ये षड्यंत्र जो था, ये तो पूरा तरीके से रॉबर्ट क्लाइव रच रहा है ना। हाँ, अच्छा गलती से बोल दिया होगा, निकल गया मुंह से, माफ कर दो, सॉरी। ठीक है, चलो। मीर जाफर या जगत सेठ या अमीन चंद्र या घसीटी बेगम, इन चारों लोगों को किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र करके अपनी टीम में मिला लिया। और ये वो चार लोग थे जो मेन पार्ट थे किसके। हाँ, नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को सिराजुद्दौला ने किसको बनाया था, ये पूछो। ये इसमें तालकोठरी में सब कंपनी के लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अंग्रेज थे, उन सब अंग्रेजों को कैदी बनाया था। यहाँ पे होलवेल ने लिखी है इस बात को, होलवेल ने इसको लिखा, सब अंग्रेज थे, सारे अंग्रेज मारे गए थे यहाँ पे, 123 अंग्रेज यहाँ पे मार दिए गए थे, ऐसा बोला जाता। लेकिन ये कहानी कितनी प्रमाणित है, इसको लेके मैंने बताया था, कंफ्यूजन है। ठीक है, प्रमाणित है भी या नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, काल कोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, तो ये सब चीजें हो गई। इसके बाद में ये सब चार मिल गए साथ में। ये बात सिराजुद्दौला को पता नहीं थी, सिराजुद्दौला ने भी बोला चलो ठीक है, लड़ो आके प्लासी की लड़ाई लड़ेंगे। 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई की डेट है। 23 जून 1757 को लड़ाई हुई, नवाब इसमें हार गए, और हारने के बाद में, हारे क्यों थे, कारण आरण सब पता है आपको, बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब हार गए तो हारने के बाद में क्या हुआ, मीर जाफर को के सन जो था उसका नाम था मीर मिरान। क्या नाम था, मीर मिरान इसका नाम था। इस मीर मिरान ने किसको मार दिया, सिराजुद्दौला को मार दिया। सिराजुद्दौला ऐसे नहीं मरा था कि वॉर फील्ड में मर गया या किसी तरीके से हो गया, किससे मरा, गद्दारी से मरा। मीर मिरान ने इसको मार दिया गद्दारी से। चलो ठीक, मीर जाफर द नवाब गिफ्टेड 24 परगना टू ईस्ट इंडिया कंपनी। 24 परगना किसको गिफ्ट कर दी इन्होंने, तुरंत बनते ही नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बोलो 24 परगना, 24 परगना मतलब समझ लो बंगाल की 24 डिस्ट्रिक्ट दे दी किसको, अंग्रेजों को उठा कर। बोले लो करो व्यापार, आप कौन रोकेगा, आपका अपने ही राज है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको गलत तरीके से यूज किया। ठीक है, यूज कैश टू ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ ही साथ में कैश भी दिया करते थे रॉबर्ट क्लाइव को, अदर ऑफिसर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनको भी दिया करते थे। अब ये पैसा देते देते 1760 में थक गए। कौन, मीर जाफर, उनके पास पैसा बचा नहीं। तो पैसा नहीं बचा, अंग्रेज बोले तुम किस काम के हमारे, हम तुम्हें हटा देते हैं। इन्होंने इनको हटा दिया, इसकी जगह किसको नियुक्त कर दिया, मीर कासिम को। किसको नियुक्त कर दिया, मीर कासिम को। मीर कासिम 1760 में अगले नवाब बन गए, और नवाब बनने ये बेसिकली मीर जाफर के ही दामाद थे। ठीक है,
तो जैसे नवाब बने इन्होंने भी बोला चलो हमें बनाया तुमने, हमसे भी 3 गिफ्ट ले लो। ठीक है, इन्होंने आगे 3 और टेरिटरीज दे दी। 3 टेरिटरीज में था बीएमसी, बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव। बीएमसी के नाम से याद कर लो, बीएमसी शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, बर्दवान, मिदनापुर या चिटगांव, ये बेसिकली 3 चीजें थी। आते ही इन्होंने भी कर दिया, लेकिन इन्होंने आते ही क्या बोला कि भाई मिसयूज हो रहा है तुम्हारे दस्तक का, मतलब तुम लोग कोई दस्तक करवर देते नहीं हो, अंग्रेज जिससे यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं और इसका मिसयूज हो रहा है। ये सारा का सारा कर कौन दे रहा है? भारतीय लोग दे रहे हैं। ये तो गलत बात है। इन्होंने इशू उठाया, अंग्रेज बोले चुप बैठो, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कार्यकाल है, हम जैसे चाहे वैसे चलाएंगे। बोले ठीक है। जब ये नहीं हो पाया तो कासिम ने क्या करा? एबॉलिश कर दिया। बोले कोई नहीं देगा कर, कोई नहीं देगा। बोले मिसयूज हो रहा है दस्तक का तो कर कोई नहीं देगा, और अगर देंगे तो सब देंगे, अगर देंगे तो सब देंगे। तो इसने दस्तक क्या करा? खत्म कर दिया। और दस्तक जैसे खत्म करा, अंग्रेज नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अंग्रेज नाराज हुए। अंग्रेज नाराज हुए, बोले नाराज होने का मौका ही नहीं दूंगा, मैं तुरंत राजधानी चेंज कर लूंगा, ये मुंगेर चले गए। राजधानी कहाँ कर ली इन्होंने? तुरंत मुंगेर कर ली अपनी। ठीक है, और मुर्शिदाबाद से ये राजधानी कहाँ पहुंच गई? मुंगेर पहुंच गई। लेकिन क्या मुंगेर में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते, जा सकते हैं। तो बोले मुंगेर में चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये बात इनको पता थी मीर कासिम को, तो मीर कासिम पहुंचे तुरंत उसके बाद शुजाउद्दौला के पास में। शुजाउद्दौला कौन है? नवाब है अवध के। ठीक है, और इन्होंने किससे मदद ली? शाह आलम सेकंड से। ये कौन है? मुगल बादशाह है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ कौन था? हेक्टर मुनरो है। ठीक है, तो ये लड़ाई किस किसके बीच में अब होने वाली है? बक्सर की लड़ाई होने वाली है। और बेसिकली मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड वर्सेस कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी में हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो इनके बीच में लड़ाई होने वाली। कौन? ठीक है, तो बेसिकली देखो जो भी है ये क्या इन्होंने यूज किया। मिलिट्री बहुत ऑर्गेनाइज थी, मजबूत थी अंग्रेजों की इस समय, हेक्टर मुंडो के समय। टेक्नोलॉजी का लगातार यूज कर रहे थे, वो भी मजबूत थी इनकी। वॉर टैक्टिक्स या प्लान्स जो थे, वॉर को लेकर लड़ाई की नीतियां जो थी मजबूत थी। लीडरशिप क्वालिटी तो थी ही। ठीक है, तो ये सब चीजें इनके पास में ऑलरेडी थी। तो इन्होंने क्या करा? डिसिसिव विक्ट्री गेन कर ली। डिसिसिव विक्ट्री का मतलब होता है ऐसी विक्ट्री की अब इसके बाद में कोई लड़ाई लड़नी ही ना पड़े, फाइनल लड़ाई। मतलब पूरा बंगाल अब हमारे कंट्रोल में। ये किसमें हुआ? बक्सर की लड़ाई में। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में। बक्सर की लड़ाई के बाद में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। 2 ट्रीटी साइन हुई थी इसमें, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों के बीच में, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला के बीच में। ठीक है, बंगाल के नवाब को तो हटा ही गया था, मीर कासिम को हटा के इन्होंने किसको अपॉइंट कर दिया? वापस से मीर जाफर को। बोले इससे अच्छा तो मीर जाफर ही था। विद्रोह तो नहीं करता था, पैसा नहीं देता था, लेकिन विद्रोह नहीं करता था। तो इन्होंने वापस किसको कर दिया? नहीं, मीर जाफर को नहीं कर दिया। अब देखो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसको पढ़ना जाके एक बार अच्छे से। दीवानी राइट जो थे बंगाल को दे दिए गए, जो बंगाल के थे वो किसको दे दिए गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। ये क्या हो गया? क्यों हो गया? क्या से क्या हो गया?